Hello everyone. This is your guide session about MS Abridged Talks exam. Hopefully you all are comfortable. निघत, सैमसंग, आवाज आ रही जी आ रही है। है? ओके ओके। कैसी हैं डॉक्टर आमना आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं मैडम? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. So, uh, hello everyone. Dr. Amna actually will be your mentor for this Abridged Talks exam preparatory course. And she will tell you in couple of minutes how you should prepare for this exam का format क्या है, और especially she will share her own tips how she made it. And she was very good student in MS. And Dr. Amna, I think you did MS in one go ना? जी Okay, वैसे मुझे पर्सनली ना FCPS की निस्बत MS को पढ़ाना ज़्यादा चैलेंजिंग लगता है. बड़े क्लिनिकल सिनेरियो होते हैं और ज़्यादातर सर्जिकल होते हैं, ऐसा ही है ना? जी ऐसे ही है मैडम। थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन डुएबल है. आल्दो आल्दो FCPS MS इक्वली समझे जाते हैं रैंकिंग में, लेकिन पर्सनली मुझे MS टफ टाइम देता है. लाइक इसकी जो एग्जाम की तैयारी है, इसके स्टेशंस हैं, दे आर स्लाइटली ट्रिकी एज कम्पेयर टू FCPS. अमना, यू विल एग्री हियर? जी मैडम, मुझे वैसे एफसीपीएस ज्यादा मुश्किल लगता है। शायद मुझे लगता है जो बंदा जो कर रहा होता है ना, उसको वो थोड़ा सा इजी लग रहा होता ओके ओके. नहीं, मुझे पर्सनली, मैं तो दोनों कोर्सेज को मेंटर करती हूँ स्पेसिफिकली फॉर थ्योरी. तो मुझे जो MS है वो थोड़ा इस तरीके से ज़्यादा यू नो कॉम्प्लेक्स लगता है कि इसमें सर्जिकल सिनेरियोज ज़्यादा आते हैं FCPS की निस्बत ना. और इसी तरह टॉक्स में भी मैंने देखा है कि सर्जिकल स्टेशन ज़्यादा होते हैं, उनकी क्वांटिटी एज कम्पेयर है। टू मैडम जो FCPS. इसका असल में जो इसका एवरेज एग्जाम है ना, उसमें ज्यादा जो पोर्शन है वो सर्जरी का इन्होंने डाला हुआ है, और गायनी का भी है, लेकिन सर्जरी जो है वो तकरीबन इक्वल ही है, तो इसलिए So थोड़ा सा I am मुश्किल right. होता I am right. This is more surgical है। जी exam. जी ऐसे ही है। That's why मैं खुद ब्रिज एग्जाम को ना एक्चुअली एज अ लीड मेंटर नहीं हूँ. That's why Dr. Amna will teach you directly because she herself is MS and she understand better your MS course as compared to me. So this is the reason that I will be behind and Dr. Amna will be on on top front. So जी मैडम, this ऐसे साथ is. साथ होगी। No, I will be और there. मुझे I will be there. हाँ, लेकिन मुझे आमना, जानकारी है। this is your expertise ना. हम्म. जी ऐसे ही है। So जो एग्जाम दे चुका होता है ना, वो उसको ज्यादा अच्छे से आता है. और स्पेसिफिकली आपने इसको वन गो में किया और आप इसके लॉन्ग केसेस पढ़ा रही हैं काफी अरसे से MS की कोचिंग में, काफी आप सीजन मेंटर हैं. तो मुझे लगता है कि एवरेज एग्जाम के लिए भी यू आर एक्चुअली अ परफेक्ट चॉइस. सो आई एम एक्चुअली वेरी होपफुल कि आप जैसे आपने MS लॉन्ग केसेस और टॉक्स और थीरी और शार्ट ऐसे राइटिंग के वंडरफुल सेशंस रन किए हैं, सिमिलरली एवरेज एग्जाम भी ऐसा ही होगा इंशाल्लाह. सो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह. सो डॉक्टर आमना, अब आप पे आपकी ऑडियंस एंड यू विल लीड द सेशन नाउ. मैं ओके, सुन रही होंगी. स्टार्ट करते। हाँ, यू कैन स्टार्ट. ओके, अच्छा तो आज का, जैसा कि मैडम ने काफी मतलब बता दिया, आज का सेशन है हमारा एवरेज स्ट्रोक्स के बारे में। काफी सारे स्टूडेंट्स मुझे अप्रोच भी कर रहे थे एवरेज स्ट्रोक्स का, कि हमें मतलब कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि सर्जरी के भी बीच में स्टेशंस होते हैं और काफी सारा। खैर, हमने काफी टाइम इस वजह से लिया कि आई वाज कलेक्टिंग प्रीवियस पेपर्स ऑफ टोक स्टेशंस, ताकि हमें प्रीवियस पेपर्स मिल जाए और उसके हिसाब से जो है ना, वो हम ज्यादा अच्छा और एक एक्सटेंसिव सा कोर्स करा सकें। तो आज एक इंट्रोडक्शन सेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया। होप सो कि इट विल बी अ गुड सेशन। इसमें हम लोगों ने एक तकरीबन मतलब कोशिश की है कि एक पूरा जो पेपर है लास्ट टाइम वाला, वो हम आपको करवा दें। तो वो स्टार्ट करते हैं फिलहाल इंट्रोडक्शन। हाँ बिल्कुल. और अगर ऑडियंस की कोई क्वायरीज है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप व्हेन शी विल फिनिश हर स्लाइड्स, उसके बाद आप ये सारी अपनी क्वायरीज पूछ सकते हैं. अगर दरमियान में आप बोलेंगे तो मुझे लगता है वो स्मूथ सेशन नहीं चलेगा. और अगर ये पॉसिबिलिटी है कि आप क्वायरीज भूल जाएंगे, तो आप ना किसी पीस ऑफ पेपर पे लिखते रहें ताकि आप ना भूलें. ठीक है. बट आई विल रिक्वेस्ट यू कि आस्क एट द एंड ऑफ द सेशन. राइट? डील? निगत? हफ्जा? सैमसंग? ठीक है हफ्जा, निगत. चलें।
ओके ओके। अच्छा, हिफ्जा हफ्जा का हिफ्जा नाम है, हफ्जा नाम है? हिफ्सा। हफ्सा। ओके। चलिए, अब कब एग्जाम आपका ब्रिज का? मैंने तो अभी देनी है, थेरी देनी है, लेकिन मैंने पहले सोचा था कि मैं ये इसका इंट्रोडक्टरी सेक्शन लेके देख लूं आपके, उसके बाद ताकि मैं इसका थेरी वाला ग्रुप ज्वाइन करूं। ओके गुड, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और बट आई अबाउट डॉक्टर थिंक निखत? विद इन अ मंथ ये आ जाएगा। विद इन अ मंथ है? क्योंकि वो डॉक्टर आमना ज़्यादा अच्छे से जानती है ना, बिकॉज शी हरसेल्फ इज MS कंसल्टेंट। सो व्हाट अबाउट निखत, आपका कब है एग्जाम? तो कंटिन्यू करें। अच्छा, टोटल स्टेशंस जो है ना वो 10 स्टेशंस आते हैं हमारे। ये मैं यूएचएस के एग्जाम्स का बता रही हूँ, ठीक है। मोस्टली जो यूएचएस के एग्जाम्स हैं उन्हीं में सर्जरी और गायनी का पोर्शन आता है। बाकी जितने भी एमएस के कोर्सेज करा रहे हैं उनमें सर्जरी इतनी ज्यादा नहीं होती, ठीक है। सो इट्स स्पेसिफिकली फॉर यूएचएस। टोटल स्टेशन डॉक्टर आमना, वी कांट हियर यू। ओके, आई थिंक सिग्नल इशू है उनकी तरफ से। आप 1-2 मिनट वेट कर लें, वी विल फिक्स इट। तो हम बात कर रहे थे टोटल स्टेशंस की। टोटल जो है ना वो 10 स्टेशंस होते हैं, ठीक है, जिसको डिवाइड कर देते हैं। 2 जो है वो ऑप्स के स्टेशंस होंगे, एक गायनी का स्टेशन होगा, ठीक है। एंड 4 मतलब मेजर पोर्शन जो है, जिस तरह से डॉक्टर हीरा कह रही थी, मेजर पोर्शन सर्जरी का होता है। 4 स्टेशन जो है वो आपके सर्जरी में से आते हैं, और 3 स्टेशन हैं जो कि बायोस्टेट्स, बेसिक एंड अप्लाइड साइंसेस में से आते हैं, ठीक है। तो आगे स्पेसिफिकली मैं बता देती हूँ कि कौन कौन से स्टेशन हैं जिसपे आप लोगों ने ज्यादा जोर देना है। तो सबसे पहले ऑप्स को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्स के 2 स्टेशन, जिस तरह से मैंने बोला, एक स्टेशन जो है ना वो आपका आता है नॉर्मल प्रेगनेंसी, लेबर एंड परपीरियम में से, ठीक है। यानी नॉर्मल प्रेगनेंसी की फिजियोलॉजी पूछ सकते हैं, लेबर में से कोई भी सवाल आ सकता है, लाइक लेबर की स्टेजेस के बारे में, या आपसे कोई ड्रिल करा सकते हैं जिसमें नॉर्मल डिलीवरी की ड्रिल भी करा सकते हैं। ब्रीच के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ब्रीच प्रेजेंटेशन की ड्रिल किस तरह की होती है। शोल्डर डिस्टोशिया का पता होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से वैक्यूम या फोर्सेप इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी जो है उसका आ सकता है। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसी तरह से थर्ड स्टेज के बाद जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जिसमें पोस्टपार्टम हेमरेज है या प्लेसेंटा रिटेन हो जाता है, तो क्या करना है, ठीक है। या लाइक रप्चर हो जाता है यूट्रस, उस केस में सिनेरियोस आ सकते हैं, ठीक है। और परप्यूरियम में आपका इसी तरह से परप्यूरल सेप्सिस या शॉक, ठीक है, इस तरह से पेशेंट आ सकता है। तो एक स्टेशन ये हो गया। एक स्टेशन जो है वो मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस में से होगा। मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस मोस्ट कॉमनली आप पहले कर लें, जिसमें से लाइक डायबिटीज है, एनीमिया है, हाइपरटेंशन है। दीज आर द मोस्ट कॉमन केसेस। और लेस कॉमन भी आ सकते हैं, ये नहीं कि लेस कॉमन केसेस नहीं आ सकते। तो मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस होगी। इसी तरह से एबनॉर्मल हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, और परप्यूरम में तो एक स्टेशन इसका हो जाएगा, ठीक है। ओप्स के टोटल जो है वो हमारे पास 2 स्टेशन हैं। नेक्स्ट, कमिंग टुवर्ड्स द गायनी में से एक स्टेशन आता है, ठीक है, जो कि या तो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट डेवलपमेंट के बारे में आएगा। एमनोरिया ज्यादातर इस तरह से आता है कि टर्नर की एक पिक्चर लगी होती है, और टर्नर के बारे में कुछ क्वेश्चंस होते हैं प्राइमरी एमनोरिया के, ठीक है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इज ऑल्सो कॉमन। उसके अलावा आपसे सेकेंडरी एमनोरिया यानी कुछ मोलर वगैरह के बारे में भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो सकते हैं। गायनेकोलॉजिकल एंडोक्राइनोलॉजी है, ठीक है, इसमें से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। एंडोमेट्रियोसिस, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, डिसऑर्डर ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी, मेनोपॉज, पेल्विक फ्लोर डिसऑर्डर, कंट्रासेप्शन, और गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर भी कोई हो सकता है जिसके बारे में वो आपसे क्वेश्चन पूछे। तो मोस्ट कॉमनली जो है ईआरपीसी में से आ सकता है। पाइपल किस तरह से लेते हैं, पेप्समेयर यानी आईएमएम के लेवल के
यही प्रोसीजर्स हैं जो आपसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर जरूरी आमना नहीं है कि वो एंडो, डॉक्टर आमना एंडो में आई थिंक पीसीओ, थायराइड एंड डायबिटीज दे कैन आस्क। जी जी मैडम। ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है वो सर्जरी। सर्जरी में से क्योंकि 4 स्टेशन हैं तो सर्जरी को एक एक करके हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो है कॉमन सर्जिकल स्किल्स। एक स्टेशन जो है वो सर्जिकल स्किल्स में से आता है, जिसमें से नॉट्स आपसे पूछ सकते हैं कि नॉट्स लगा के दिखा लें, ठीक है। या स्क्रबिंग एंड ड्रिपिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्फेक्शन डिसइंफेक्टेंट्स के बारे में पूछ सकते हैं। टेक्निकल स्किल्स और ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और सर्जिकल सूचर या नॉट्स मैंने पहले बता दिया, उसके बारे में पूछ सकते हैं। और आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स एंड मैनेजमेंट ऑफ हेमरेजिक एंड ऑटोनोमिक शॉक। तो ये सारे वो स्टेशंस हैं जो कि हम आपको इंशाल्लाह अपने जब सेशंस लेंगे तो उसमें कराएंगे। उसके बाद आधा हाँ, और ये शॉक में ना हाइपोवोलेमिक शॉक, यूजुअली पीपीएच, एपीएच या कार्डियोजेनिक शॉक बिकॉज ऑफ एनी कार्डिक लीजन, एमएस के बाद हो गया, न्यूरोजेनिक शॉक यूट्राइन इन्वर्जन में। तो इस तरह से सिनेरियोज आएंगे तो यू विल इंशाल्लाह लर्न इट हाउ टू डू इट। जी। अच्छा, अब आ जाते हैं बायोस्टेट्स, बेसिक एंड अप्लाइड साइंसेज में से। तो इसका भी अच्छा खासा रेशियो है, यानी कि 3 स्टेशंस इसमें से आते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज फिजियोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी इन रेलेवेंस टू ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनोकोलॉजी। एक स्टेशन इसमें से आएगा, ठीक है। फिजियोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या है, एबनॉर्मल क्या है। कोई रिपोर्ट आ सकती है, ठीक है, किसी भी पेशेंट की, ऑप्स के पेशेंट की या गायनी के पेशेंट की, तो हमें नॉर्मल पता होना चाहिए नॉर्मल क्या है और एबनॉर्मल क्या है। इसी तरह से फार्माकोलॉजी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। फिर एनाटमी और पैथोलॉजी है। एनाटमी से रिलेटेड सेशन आ सकता है पेल्विक्स का, ठीक है, पेल्विस से रिलेटेड एनाटमी, या आपसे फीटल स्कल के बारे में पूछ सकते हैं, उसके सुचर्स, उसके डायमीटर, वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। और यूरेटर की नेट भी दे लव इट जी। स्पेसिफिकली। एंड देन लास्ट इज बायोस्टैट्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी। कोई इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ही है। जिस तरह से हम लोग रिसर्च को या बायोस्टैट्स को बहुत ज्यादा ले रहे थे, कोई बहुत डिफिकल्ट है। 2 to 3 पेजेस हैं जो कि आपको मतलब पता होने चाहिए। क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्या है, वो हार्ड क्या है, ठीक है। और इसके अलावा स्टडी टाइप्स बता दी मैंने, स्टडी किस तरह से करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। हम इनको ना निमोनिक्स के थ्रू पढ़ाएंगे, ये कि पिकोड निमोनिक के थ्रू रिसर्च कैसे एक्चुअली लिखते हो, पढ़ते हो, कंसेंसस कैसे निकालते हो, बायस कैसे निकालते हो, लेवल ऑफ एविडेंसेस क्या हैं, तो ये सब मीन चीज़ें ना, हाँ, तो इजीली यू कैन डू इट। और इस पे आई थिंक डॉक्टर आमना, लकीली आई हैव मेड 2 or 3 स्टैंडर्ड स्टेशंस एज वेल। ये एफसीपीएस में भी आता है। फिर ट्रांसमिन ट्रायल, वुमेन ट्रायल है ये। रिसर्चर्स को पढ़ के बताओ कि ये स्ट्रॉन्ग रिसर्च है, अच्छी रिसर्च है, इसका कंक्लूजन क्या है, इसमें बायसनेस है या नहीं, इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या दोगे, इसी तरह से है ना एमएस में भी। अच्छा। तो इस रिसर्च के स्टेशन ऐसे होंगे तो ओवरवेल्म नहीं होना कि रिसर्च हमें आती नहीं है। डॉक्टर्स बड़े डरते हैं रिसर्च और बायोस्टैट से, लेकिन विद मेडहोम आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम बिल्कुल आपको एक माइंड मैप के थ्रू पढ़ाएंगे कि आर्डर कैसे लेके चलना है, रिसर्च कैसे लेके चलनी है, साइनॉप्सिस कैसे लेके चलनी है। So next is I think about the mentors, right? यस, अब थोड़ा सा मेंटोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली जो गायनी ऑप्स है, ठीक है, वो डॉक्टर अरूज पहले से वो करा भी रही है, शी इज वेरी एक्सपर्ट, तो वही कंटिन्यू तो करेंगी, ठीक डॉक्टर अरूज ज्वाइन ही कर लें। अरूज आई थिंक शी हैज जॉइंड अस। कैसी हैं अरूज आप? कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? है। अस्सलाम वालेकुम मैडम, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, बहुत अच्छी आ रही है। कहाँ थी आप? वी वर वेटिंग फॉर यू। मैडम वो थोड़ा सा कनेक्शन का प्रॉब्लम हो रहा था, वाईफाई का, इस वजह से ओके लगता है। ओके, मैं डॉक्टर अरूज के बारे में बता दूं। शी इज़ अ वेरी सीजन्ड मेंटर और पिछले 3 years से ये एफसीपीएस पार्ट 2 की कोचिंग कर रही हैं, क्लिनिकल केसेस के लिए, ड्रिल्स के लिए। तो जो आपके सिमिलर स्टेशंस होंगे एवरेज एग्जाम में, तो वो भी डॉक्टर अरूज कवर कराएंगे एंड यू विल लव इट। तो मैं बड़ी कॉन्फिडेंट हूँ कि विद डॉक्टर अरूज यू आर गोइंग टू एक्चुअली मास्टर योर एवरेज टोक स्टेशंस इंशाल्लाह, होपफुली। थैंक यू मैडम, थैंक यू, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और बाकी सर्जरी का जैसे मैंने पहले बताया, सर्जरी और बायोस्टेट्स जो है वो मैं कवर कराऊंगी। तो जबरदस्त। नेक्स्ट स्लाइड। यस यस।
अच्छा, एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। वैसे तो मैंने तकरीबन काफी सारी चीजें बता दी, इसको दोबारा से एक दफा मतलब फ्रेश कर लेते हैं। टोक्स बेसिकली है क्या? टोक्स एक टास्क ओरिएंटेड असेसमेंट है, ठीक है। और इसके टोटल स्टेशन जो है A to 12 कहते हैं, लेकिन UHS के या बाकी जितने भी यूनिवर्सिटीज करा रही है मोस्टली जो है वो 10 स्टेशन होते हैं, ठीक है। एक स्टेशन पे मोस्टली वैसे तो IIM में 5 मिनट्स होते हैं, ठीक है, 5 to 7 मिनट्स होते हैं एक स्टेशन के। नहीं, IIM में 6 मिनट होते हैं वैसे ना, जी मैडम, ये ना रिसेंटली। मतलब 5 मिनट्स का ही स्टेशन होता है। अच्छा, इन MS देयर आर 5 मिनट्स, और भी कम टाइम है। जी। तो 50 और मिनट में नहीं, अगर 10 स्टेशन हैं तो 50 मिनट में पूरा पेपर खत्म। सॉरी, मुझे आवाज नहीं आई मतलब आपकी। 10 स्टेशन हैं तो अगर हर स्टेशन 5 मिनट में करना है तो फिर अप्रोक्सीमेटली 50 मिनट लगेंगे, होल एग्जाम ड्यूरेशन। तकरीबन 1.5 घंटा होता है, 1.5 hour। ओके ओके, गॉट इट। और दरमियान में रेस्ट स्टेशंस भी आ जाएंगे ना, तो फिर वो ज़्यादा हो सकता है। डॉक्टर हाँ, आमना, क्या ये सारे के सारे स्टेशंस पास करना ज़रूरी है, या लाइक ओवरऑल असेसमेंट होगी, इंडिविजुअल असेसमेंट होगी, इसकी स्कोरिंग नहीं, कैसे टोटल होगी? टोटल टोटल 60% होता है। ओके, टोटल मतलब कोई सेशन गंदा भी हो गया दरमियान में तो कंपनसेट हो जाएगा, अगर कोई अच्छा हो गया तो, ऐसा ही है? उसमें ये है कि कुछ जैसा कि स्किल स्टेशन आप अच्छे कर लें, या कुछ इस तरह के हाँ, जो आप बहुत अच्छे परफॉर्म कर लेते हैं तो आपके पास पासिंग रेशियो अच्छा हो जाता है। सही सही, ये तो अच्छी बात है, दिस इज गुड। क्योंकि अगर एक दो जी। सेशन तो हमेशा हर पेपर में ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही एलियन होते हैं ना, आपने जी। सोचा नहीं होता ये आ जाएगा। तो ओवरऑल अगर आपने 8 स्टेशन अच्छे कर लिए हैं जो कि प्रिडिक्टेबल हैं, तो आप आराम से पास हो जाते हो, तो ये तो जी। अच्छी बात है। हाँ जी। कोई इतना वो नहीं है जिसको हम लोगों ने किया होता है ना कि इट्स वेरी डिफिकल्ट, इजीली पास हो जाता है इंशाल्लाह, मतलब इजीली पास हो भी जाएगा अगर एक तरीके से लेकर चलेंगे तो। सही। स्टेशन स्ट्रक्चर्ड होंगे या अनस्ट्रक्चर्ड होंगे, ठीक है। और पासिंग क्राइटेरिया हमने बता दिया पहले कि 60% जो है वो पासिंग रेट होता है। अच्छा। अच्छा, कॉमन टाइप्स ऑफ स्टेशन। कॉमनली जो है हिस्ट्री टेकिंग का स्टेशन आ सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से वो कह सकते हैं पेशेंट होगी और वो कहेंगे कैंडिडेटेड हिस्ट्री ले लेना पेशेंट विद डायबिटीज, और वो देखेंगे कि आपका उसके साथ कम्युनिकेशन स्किल कितना अच्छा है, आपने पेशेंट को सलाम किया नहीं किया, आपने अपना इंट्रोडक्शन कराया नहीं कराया, आपने उससे कंसेंट लिया नहीं लिया, तो इस चीज के भी मार्क्स होते हैं, ठीक है। देन स्ट्रक्चर डिस्कशन जो आपकी है वो, और क्लिनिकल रेलेवेंस यानी आपको उसके बारे में कितना पता है, तो इन सब चीजों के मार्क्स होते हैं, दे आर डिवाइडेड। तो ये नहीं है कि आप बस जाते साथ पेशेंट्स के साथ स्टार्ट हो जाए कि जी अच्छा आपको पता है कि आपको शुगर है, और इस तरह से पहले आपने अपना इंट्रोडक्शन कराना है, सलाम करना है, कंसेंट लेना है, और उसके बाद से फिर आपने डिस्कशन स्टार्ट करनी। तो हर चीज के इफेक्ट मार्क्स हैं, ठीक है। देन उसके बाद काउंसलिंग स्टेशन आते डॉक्टर हैं। आमना, डॉक्टर आमना, फॉर देयर रीश्योरेंस मैं इनको थोड़ा सा बता दूं, इधर हिस्ट्री पे जी 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 ओवरवेल्म नहीं मैडम। होना। जी जी। हाँ, तो बच्चों हिस्ट्री इतनी मजे की होगी ना विद मेड होम, कि आपके लिए कोई स्टेशन SLE का भी आ गया ना, रूमेटॉइड अर्थराइटिस का भी आ गया, आप वो भी कर सकते हो। बिकॉज हम हिस्ट्री टेकिंग को हमेशा 3 स्टेप में डिवाइड करते हैं, डॉक्टर अरू जी आपको अच्छे से बताएंगे। तो पहले तो हो गया इंट्रोडक्शन, ले लिया आपने पेशेंट का नाम, एज, पैरिटी, LMP, ड्यूरेशन, ब्लड ग्रुप, कंसैग्यूनिटी पॉजिटिव है नहीं है, कोई डायग्नोज्ड मेडिकल डिसऑर्डर है या नहीं, ठीक है, एडमिट कहाँ से हुई है, OPD से या ER से, ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आफ्टर इंट्रोडक्शन, एक्चुअली आपको नजर आ रहा है जहाँ मैं लिख रही हूँ? कैन यू सी? नहीं नजर आ रहा? अच्छा, मैं शेयर करके बताती हूँ। हम्म, हाँ, अब नजर आ रहा होगा। कैन यू सी नाउ? हेलो। स्टेप्स ऑफ इंट्रोडक्शन। जी, हाँ स्टेप्स ऑफ इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। हाँ, थ्री स्टेप। इंट्रोडक्शन के बाद ना जो पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप ठीक जो है। होगा, उस ठीक है। स्टेप में ना आपका सारा एम ये होता है कि पेशेंट की जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है ना, PC, वो पेशेंट खुद ही बताए कि वो कैसे आई है। डायबिटीज में वो क्या ही कहेगी कि लाइक पानी ज़्यादा है, या अल्ट्रासाउंड पे कोई नॉर्मली आ गई है, ऐसे ही आएगी ना, या प्रीटर्म लेबर के साथ आ जाएगी। तो जो भी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है, जो मोस्ट कॉमनली प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है वैसे जो डायबिटीज इन प्रेगनेंसी की होती है, वो पोलियो हाइड्रोमियाज होती है, ठीक है।
तो अगर वो पोली के साथ आ गई तो हम स्टेप 1 पे सिर्फ उसको ये बोलेंगे कि और वो क्या कहना चाहती है, वो हम पूरा उसको टाइम देंगे कि शी विल टेल हर हर इश्यूज़। हम उसको लीडिंग क्वेश्चन राइट नो स्टेप 1 पे नहीं पूछेंगे। तो जितने भी उसके कंसर्न्स होंगे हम स्टेप 1 में वो खुद बताएगी, ठीक है? और स्टेप 1 का सिर्फ एम ये होगा कि आप प्रोविज़नल या क्लिनिकल डायग्नोसिस थ्रू हर प्रेजेंटिंग कंप्लेंट निकाल लें, ठीक है? दूसरा स्टेप ये होगा कि ट्राइमेस्टर वाइज़ आप हिस्ट्री ले लो। एक तो सिस्टम वाइज़ कि कोई और मेडिकल डिसऑर्डर तो नहीं है, कोई सर्जिकल हिस्ट्री तो नहीं है, फैमिली हिस्ट्री, पर्सनल, सोशियो इकोनॉमिक। और दूसरा स्टेप 2 में आपने देखना है कि ट्राइमेस्टर वाइज़ हिस्ट्री क्या है। गॉट इट? नंबर 1 पे उम, 1 मिनट। नंबर 1 पे आपने इंट्रोडक्शन पूछा है, इंट्रोडक्शन के बाद स्टेप 1 पे आपने उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट पूछी है। ओके, व्हाई आई कांट राइट इट? हुँ? नहीं लिख पा रही। चलें सुन लें आप। और स्टेप 2 पे आपने उसकी ट्राइमेस्टर वाइज़ और सिस्टम वाइज़ हिस्ट्री पूछ ली। और स्टेप 3 पे फिर आपने उसको बताना है कि पॉसिबल उसकी मैनेजमेंट क्या है। तो ये 3 स्टेप से कोई भी मेडिकल, गायनेकोलॉजिकल प्रेजेंटिंग कंप्लेंट को एड्रेस किया जा सकता है। तो बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। जो मोस्ट कॉमनली कमिंग गायनी की प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है, उसके आपको टेम्पलेट्स मिलेंगे। मोस्ट कॉमनली कमिंग कोई ओब्स की प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स हैं, जैसे एसओबी है, लीकिंग है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, पॉलीहाइड्रोमनियाज है, इन सब के आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। तो यू शुडंट बी वरीड अबाउट दिस पार्ट। तो हिस्ट्री तो आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी विद डॉक्टर अरूज। सो डॉक्टर आमना, अब आगे आप बताएं। जी, उसके बाद सेकंड जो है वो काउंसलिंग के स्टेशन आ सकते हैं, ठीक है? काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक अदर स्टेशन तो मैं कहती हूँ काउंसलिंग का आ ही जाता होता है। तो काउंसलिंग के स्टेप्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है? इन्फॉर्म्ड कंसेंट, इस तरह से हम कहते हैं कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट लाजमी आपने बोलना है, ठीक है? या ब्रेकिंग बैड न्यूज किस तरह से करनी है, इस तरह से इंट्रायूटाइन फीटल डेथ है या कोई अब स्कैन लेके आई हुई है पेशेंट, तो उसका बैड न्यूज आपने किस तरह से ब्रेक करनी है। दिस इज इम्पोर्टेंट, कितना एम्पैथिक वे में आप जाके पेशेंट को जो है ना वो बैड न्यूज ब्रेक करें और किस तरह से करें, दिस इज इम्पोर्टेंट। अच्छा, थर्ड स्टेशन जो है वो है ऑस्की बेस्ड वाइवा। जिस तरह से मैंने कहा कि लेबर लेबर में इंस्ट्रूमेंटल आइडेंटिफिकेशन भी आ सकती है, ठीक है? और अभी तो ये मैंने गायनी के इंस्ट्रूमेंट्स बताए। गायनी में स्पेक्यूलम या टेनेक्यूलम या यूट्राइन साउंड, हो सकता है कोई इंस्ट्रूमेंट पड़ा हो और उसका आपसे पूछ लें कि ये क्या है इंस्ट्रूमेंट और क्या इसके यूजेस हैं, ठीक है? किस तरह से यूज करते हैं। इमरजेंसी सिनेरियो मैनेजमेंट हो सकती है, जिस तरह से मैंने पहले भी बताया था, शोल्डर डिस्टोशिया आ सकता है, ब्रीच का स्किल्ड स्टेशन आ सकता है, ड्रिल स्टेशन सॉरी, ठीक है? और एक्लेम्शिया का कोई पेशेंट आ सकता है कि एक्लेम्शिया अगर आ जाता है आपके पास, एक रिटर्न सिनेरियो होगा किस तरह से पेशेंट है, उसको फिट्स पड़े हैं तो आप उसको किस तरह से मैनेज करेंगे। मैनेजमेंट के भी कुछ स्टेप्स हैं और उन्हीं स्टेप्स पे लेके हम लोगों ने चलना होता है। हर स्टेप का एक मार्क्स होता है, ठीक है? तो डॉक्टर आमना, तो दे विल बी लकी, क्योंकि जो बैड न्यूज ब्रेक करना है उसकी टेम्पलेट उनको फॉलो करनी है। डॉक्टर अरूज विल प्रोवाइड देम। और कोई भी बैड जी, न्यूज, चाहे आईयूडी है चाहे कैंसर है, आपने वही टेम्पलेट फॉलो करनी है और उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, ठीक है? तो वो भी आराम से आप कर लेंगे। इसी तरह सारी की सारी ओब्स इमरजेंसीज है ना, उनके एल्गोरिथम है। बेसिकली आपने उसको वो स्टेप वाइज मैनेजमेंट करनी है। तो सारी इमरजेंसीज का भी एक ही टेम्पलेट बन जाता है, लेकिन हम आपको स्पेसिफिक टू ऑब्स इमरजेंसी स्पेसिफिक लाइंस भी देंगे कि लम्शिया में क्या लाइन बोलनी है, शोल्डर डिस्टोशिया में क्या लाइन बोलनी है, यूट्राइन इन्वर्जन में क्या लाइन बोलनी है। तो ये ज़्यादा इजी हो जाएगा। और इस सिस्टमैटिक तरीके से जो टॉक्स की प्रिपरेशन है वो आप बहुत शॉर्ट टाइम में कर सकते हो। तो आपको इतना डंकी वर्क नहीं करना पड़ेगा कि हर स्टेशन को इंडिविजुअली करते रहो। तो स्टैंडर्ड टेम्पलेट होंगी, आपने जस्ट उनको मॉडिफाई करना है। सो इट विल बी ईजी एंड डूएबल। डॉक्टर अब ना आप आगे वाली स्लाइड बताएं। अच्छा, नेक्स्ट इज शॉर्ट क्लिनिकल केसेस। शॉर्ट क्लिनिकल केसेस आ सकते हैं जिस तरह से कोई पेशेंट है सिजेरियन के बाद आ जाता है वो कि जी अब मुझे हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो हाउ यू विल मैनेज हर। इसी तरह से एक टॉपिक प्रेगनेंसी की कोई केस सिनेरियो आ सकता है कि उसको किस तरह से डायग्नोज करोगे आप और उसको फिर आगे से मैनेज किस तरह से करोगे, उसके स्टेप्स क्या है। तो ये सारी चीजें ना वो अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस पूछ होते हैं, नाइस गाइडलाइंस या जीजीजी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग किस तरह से ये मैनेजमेंट है। और अब तो मतलब स्टूडेंट्स को पता है कि आईएमएम में भी मतलब वो पूरी की पूरी गाइडलाइन ही आपसे पूछ रहे होते हैं। तो ये गाइडलाइन वाइज हम आप लोगों को कराएंगे कि किस तरह से आपने बोलना है और गाइडलाइंस किस क्या बताती है किस तरह से करना है।
तो डॉक्टर देन आमना, ये जो हमारे आईएमएम के बच्चे हैं ना, थ्योरी के बच्चे, लाइक जो थ्योरी एग्जाम दे रहे होते हैं एमएस आईएमएम के, तो लकली वी आर ओनली टीचिंग देम गाइडलाइंस। मतलब कल भी कोई गाइडलाइन रिलीज हुई है तो दे नो इट, all GTGs, all nice, and all important FIGO, all important bash, all important talks, they already know। तो अगर आपने थ्योरी अच्छे से की हुई है ना विद मेड होम, तो टॉक्स का 80% कंटेंट तो आपको वैसे ही आता है, जी तो ये दे विल बी वेरी सेफ। एक्चुअली डॉक्टर हीरा, जब मेरी स्टूडेंट से बात हुई ना अभी मतलब रिसेंटली, तो दे वर सेइंग कि मतलब उनका डिफिकल्टी लेवल ही ये था कि एग्जामिनर्स वर आस्किंग अबाउट द गाइडलाइंस और उन्होंने गाइडलाइंस नहीं पढ़ी हुई थी। तो मैं इनको यही कह रही हूँ कि गाइडलाइंस अगर आपको आती होंगी ना तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। चलें, तो मैडम स्टूडेंट्स तो बड़े सेफ है ना, बिकॉज दे ऑलरेडी नो ईच एंड एवरी गाइडलाइन। आप में से कोई है थ्योरी कोर्स से, कोई ऑडियंस, एनीवन? डॉक्टर नाइला एंड डॉक्टर मरजाना। मरजाना, आई थिंक यू वर विद अस इन आईएमएम। एक्सक्यूज मी मैम, आपका आईएमएम का थ्योरी कोर्स जो है वो आपने लॉन्च किया हुआ है? हाँ, हमारे तो अभी पहला मॉड्यूल चल रहा है सब फर्टिलिटी का, और आज 3 टॉक आर्टिकल्स हैं, 7 मैडम PM डिस्कशन ये है। सर्जरी वाला पूछ रहे हैं बेटे, वो जो है ना उसमें सिर्फ गायनी का पोर्शन है, चल रहा है वो गायनी वाला, गायनी ऑप्स यस, वाला। नहीं नहीं, जो सर्जिकल पार्ट है वो डॉक्टर आमना कवर कराती हैं। गायनी ऑब्स का जो है एक्चुअली आई कवर इन थ्योरी कोर्स, इफ यू आर आस्किंग अबाउट थ्योरी। जी जी, मैं थ्योरी का पूछ रही हूँ। ये आपका कोर्स कब से स्टार्ट हुआ? एक्चुअली मैं एमएस का कोई कोर्स करवाता नहीं है, तो उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं नहीं, आइडिया नहीं हम है। नहीं नहीं, हम करा रहे हैं। हमारे तो 2-3 बैचेस गुजर चुके हैं, और एमएस में तो रिकॉर्ड है कि मैक्सिमम पासिंग रेट है। यू मिस्ड वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। मेरा पेशेंट चले, तो मैं आपको भेज देती हूँ कांटेक्ट नंबर ठीक डॉक्टर है। हफ्सा, आप जी के जी ग्रुप ठीक में, है। तो फिर आप उसके थ्रू कांटेक्ट कर लें। और वैसे यहाँ लिखा भी हुआ है हर स्लाइड पे ना, एंड पे भी आएगा, तो यू कैन कांटेक्ट नदीरा। ठीक है, थैंक यू। ओके। आमना, यू कैन कंटिन्यू। जी। नेक्स्ट जो है ना वो इंटरप्रिटेशन का स्टेशन हो सकता है, जिसमें सीडीजी का कोई फ्रेज पढ़ा हुआ हो सकता है, या बायोफिजिकल प्रोफाइल के बारे में वो पूछ सकते हैं। ठीक है, अल्ट्रासाउंड इमेजेस हो सकते हैं, कोई लैब रिजल्ट्स हो सकते हैं जिस तरह सेप्सिस या थायराइड डिसऑर्डर्स के। ठीक है, इसके हैं 1-2 स्टेशंस, वो अभी हम करते हैं आगे कंटिन्यू। ठीक है, देन एथिकल, लीगल या प्रोफेशनलिज्म के सिनेरियोज हो सकते हैं। ठीक है, जैसे किसी भी पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी हम कैसे ब्रीच करेंगे। ठीक है, या कंसेंट, किसी एडोलेसेंट गर्ल से हम कंसेंट किस तरह लेते हैं उसके एग्जामिनेशन के लिए या हिस्ट्री के लिए। हाँ, फॉर एग्जाम्पल मैं दो सिनेरियोज बता दूं जो कि मैंने देखे हैं आपके एग्जाम में। जैसे एक पेशेंट आ गई है, उसके इनफर्टिलिटी का सिनेरियो है, और वो चाहती है कि हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस उसको बताया जाए विदाउट हस्बैंड कंसेंट, तो ये आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, या आपके पास एक मतलब मदर है, आपकी मदर है जिसको HMB है और उसको अल्जाइमर हो गया है, आप चाहते हो उसकी हिस्टेक्टमी हो जाए, और ऐसी कोई कंसेंट उसने नहीं दी व्हेन शी वाज इन हर कॉन्शियस, तो आप अपने बिहाफ पे अपनी मदर को ट्रीट नहीं कर सकते, आपको एक्चुअली लीगल ऑर्डर लेने पड़ेंगे, राइट? मतलब एक पेशेंट प्रीविया वाली ब्लीड कर रही है और वो कंसेंट के लिए एलिजिबल है, कॉन्शियस है, कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, और वो आपको सेक्शन करने नहीं देती, तो आप जबरदस्ती सेक्शन नहीं कर सकते, चाहे पेशेंट का नुकसान हो चाहे ना हो, अगर वो कॉन्शियस है। तो इस तरह के सिनेरियोज आप करेंगे, और बड़े एक्साइटिंग हैं ये, यू विल लव देम। चलें। हाँ, अच्छा। अब ये कुछ प्रिपरेशन टिप्स हैं, ठीक है, जिसमें मैंने पहले भी जिक्र किया कि जीटीजी की या नाइट्स की गाइडलाइंस हैं। ठीक है, सारे प्रोटोकॉल्स के लिए रोल प्ले की काउंसलिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं हम। ठीक है, हिस्ट्री स्टेशंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और मैडम ने पहले भी बताया कि हम आपको शॉर्ट टेम्पलेट्स दे देंगे। ठीक है, जिसमें हिस्ट्री होगी, कंसेंट फॉर प्रोसीजर्स के कंसेंट्स किस तरह से हैं, और इमरजेंसी मैनेजमेंट स्टेप्स किस तरह से, वो पूरे अलॉगरिथम्स हैं। ठीक है, तो वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, जिसमें एक शॉर्ट टेम्पलेट होगा कि किसको किस तरह हाँ से हाँ, कवर। बेसिकली हमने ना इस तरह के फाउंडेशन जो सेशंस हैं हर तरह के गायनी ऑब्स कंप्लेंट्स के लिए उर्दू टेम्पलेट्स ही बनाए हुए हैं, क्योंकि रोल प्लेयर अगर उर्दू बोल रहा है तो फिर आपको उर्दू बोलनी पड़ती है। ठीक है, तो दे विल बी वेरी जी सेफ एंड हैप्पी इफ दे विल रीड थ्रू दिस वे। जी, तो ये तो था कुछ इंट्रोडक्शन। अब हम आते हैं मतलब एक
पेपर की तरफ। ये एक पेपर है, पास्ट पेपर है आप लोगों का यूएचएस का ही, जो कि हम आज करा रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स है। स्टार्ट करते हैं हम सर्जरी के क्वेश्चन से। ठीक है, वो मैं करा के उसके बाद डॉक्टर अरूज जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो स्टेशन 1 है, मेरे ख्याल से शायद आप लोगों में से किसी ने ये एग्जाम दिया हो और किसी को ये स्टेशन याद हो। मेरे ख्याल से लास्ट टाइम या उससे लास्ट टाइम वाले ये स्टेशन हैं। ठीक है, एक पिक्चर थी, ठीक है, पेपर में ये जो एक्सरे है इसकी पिक्चर पड़ी हुई थी और साथ ये क्वेश्चंस थे। अच्छा, ये पिक्चर जो है इसके बारे में इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्या एक्सरे फाइंडिंग्स हैं और आपका प्रोबेबल डायग्नोसिस क्या बनेगा। सो कोई कमेंट कर सकते हैं कि ये किस चीज की पिक्चर है और मतलब कौन सा एक्सरे है और इसमें क्या है? एनीवन? कोई रफ तुक्का भी मारो, समझ आ जाएगी। मेरे का काफी सारे लोग हैं ना, तो शायद। अच्छा, ये एक ये बेले में से पिक्चर है। मोस्टली जो पिक्चर्स आती हैं सर्जरी की वो बेले एंड लंब में से ही उठा के वो लोग देते हैं। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली एक्सरे ऑफ बेरियम स्वेलो। ठीक है, जो कि ये दिस इज द क्लॉ साइन। ठीक है, जिस तरह से हमारा एक क्लॉ बन जाता है, सो दिस इज द क्लॉ साइन जो कि शो कर रहा है आइलिक इंटरसेप्शन को। ठीक है, सो एक्सरे फाइंडिंग्स बता दी मैंने और प्रोबेबल डायग्नोसिस भी बता दिया। बेसिकली इट इज आइलिक इंटरसेप्शन। ठीक है, सो बेरियम फेलो एक्सरे इट इज शोइंग क्लॉ साइन ऑफ आइलिक इंटरसेप्शन। बेरियम जो है इंटरसेप्शन में जब हम देते हैं बेरियम तो वो एज अ क्लॉ हमें नजर आता है अराउंड अ नेगेटिव शेडो ऑफ द इंटरसेप्शन। जिस तरह मैंने आपको दिखाया कि ये जो है ना, ये एक क्लॉ सा है। सो दिस इज बेसिकली द साइन ऑफ इंटरसेप्शन, क्लॉ साइन आता है। ठीक है, सो सेकंड ये क्वेश्चन जो बेरियम उन्होंने पूछा सोलो हुआ है था, या बेरियम एनीमा है? बेरियम स्वेलो है। तो इसमें तो अब हमें आगे कोलॉन तो सारी नजर आ रही है। अगर सोलो हो तो फिर तो इनिशियल पोर्शन नजर आना चाहिए ना गट का। इसका तो टर्मिनल पोर्शन में बेरियम का नजर आ रहा है। नहीं, ये न्यूमनी बेरियम स्वेलो ही है। ये बेले की ही पिक्चर है, यू कैन सी इट। अब मुझे पेज नंबर और उसका वो नहीं अब याद। देखिए ना, इसमें रेक्टम भी है हमारा, कोलॉन जो ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग कोलॉन में भी बेरियम है। असेंडिंग कोलॉन के ऊपर जाके रुक गया है। तो ये आई गेस ये अनीमा है जो कि असेंडिंग कोलॉन से आगे नहीं गया। स्वॉलो थ्रू में तो हमें आइलियम वगैरह नजर आता ना, और आइलियम के बाद आगे ना जा सकता बेरियम है जो हमने दिया था। मीडियम आइलियम नजर आती, जेजिनम नजर आती। मेरे ख्याल में ये बेरियम अनीमा है। चले, मैं फिर भी एक दफा दोबारा कंफर्म कर लूंगी। ठीक है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट वाज के फर्दर इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या कराओगे आप लोग। ठीक है, एक हम एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड स्कैन करा सकते हैं। क्योंकि हमारी सर्जरी में रोटेशन भी होती है तो मोस्टली लोगों को पता होता है कि हम इसके बाद क्या इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं। अल्ट्रासाउंड स्कैन में हमें क्या नजर आता है? एक टिपिकल डोनट अपीयरेंस नजर आती है। ठीक है, कंसेंट्रिक रिंग्स नजर आते हैं ट्रांसफर सेक्शन में, एंड इट इज हाईली डायग्नोस्टिक इन चिल्ड्रन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो सीटी स्कैन करा सकते हैं। मोस्ट सेंसिटिव मेथड है टू कंफर्म इंटरसेप्शन और इसकी एक्यूरेसी 58 to 100% है। और सीटी स्कैन में जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो यही है कि टारगेट या सॉसेज शेप्ड सॉफ्ट टिश्यू मैसेज हमें नजर आते हैं और उसमें एक लेयरिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, यानी जो मेसेंटेरिक वेसल्स हैं वो विद इन द बाउल यूमिन हमें नजर आ रहे थे। ये टिपिकल है इसका। सो नेक्स्ट वाज द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो है वो हमेशा हम काउंसलिंग से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, काउंसलिंग उसकी करेंगे, उसके बाद हम एनजी ट्यूब उसको पास कर देते हैं ताकि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ड्रेनेज हो जाए। ठीक है, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेस करते हैं और ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव करेंगे उसकी। ठीक है, सर्जिकल ट्रीटमेंट तब जरूरी होती है जब इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो। ठीक है, लेकिन अगर हमें लग रहा है कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है तो फिर हम उसको डिले नहीं करते, फिर सर्जरी की तरफ ही जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट एक ये पिक्चर थी। ठीक है, और उसमें उन्होंने पूछा हुआ था कि एक ओबीज पेशेंट है और ही अंडरवेंट स्लीव गैस्ट्रेक्टमी फॉर हिज मोर्बिडली इंक्रीज्ड वेट। 5 days लेटर उसकी ये स्वेलिंग डेवलप होगी राइट लेग में और डिस्टल पल्सेस जो है वो उसकी पैल्पेबल थी।
ठीक है, तो क्या डायग्नोसिस बनता है आप लोगों का? डीवीटी, यस, डीवीटी है ये। डीबीटी, राइट है, ठीक है। हम्म। तो रिस्क नेक्स्ट फैक्टर्स क्वेश्चन था, इसमें ओबेसिटी है और सर्जरी हुई भी है पेशेंट की, तो इमोबाइल भी होगा वो, इमोबिलिटी, बेड रेस्ट, सर्जरी। अच्छा, हाँ। एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर्स पूछे हुए थे उन्होंने। रिस्क फैक्टर्स वही है कि एक तो एक हो सकती है, ठीक है। इस पेशेंट में ओबेसिटी भी थी, ओबीज उन्होंने लिखा हुआ था, बीएमआई अगर मोर देन 30 हो तो वो एक रिस्क फैक्टर हो जाता है। या पेशेंट का ट्रॉमा या सर्जरी हो, ठीक है, तो इन्होंने सर्जरी जो है वो इस पेशेंट में रिस्क फैक्टर है हमारा। अगर वो आपसे इस पेशेंट में भी पूछते हैं तो इस पेशेंट में ओबेसिटी और सर्जरी जो है वो रिस्क फैक्टर है, ठीक है। देन रिड्यूस मोबिलिटी फॉर मोर देन 3 डेज, प्रेगनेंसी हो या परफ्यूरम हो, वेरिकोज वेन्स विद फ्लीबाइटिस, कुछ ड्रग्स हैं जो कि डीवीटी करा रही होती हैं, ठीक है। नॉन एक्टिव कैंसर या ट्रीटमेंट ले रहा हो पेशेंट, या उसको कोई सिग्निफिकेंट मेडिकल कोमोर्बिडिटीज हो या क्रिटिकल केयर एडमिशन हो, ठीक है। पर्सनल या फैमिली हिस्ट्री ऑफ थ्रोम्बोसिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि डीवीटी से रिलेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वाज एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। तो सबको ही पता है, मतलब गायनी में भी हम लोग क्योंकि ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं तो सबको ही पता होता है कि एंटी थ्रोम्बोटिक थेरेपी है जो कि हम देते हैं। इनिशियल ट्रीटमेंट देंगे विद सिस्टमैटिक एंटीकोगुलेंट्स, जिसमें अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन या लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम उसको ओरल हेपरिन पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। सिस्टेमिक एंड कैथेटर डायरेक्टेड थ्रोम्बोलाइसिस भी कर सकते हैं, या इंफीरियर वेना कैवा फिल्टर हो सकता है, ठीक है। या लास्ट में फिर हमारे पास ऑपरेटिव वीनस थ्रोम्बेक्टमी है। तो ज्यादातर मोस्टली जो है वो हम पहला ही एंटी थ्रोम्बोटिक थेरेपी ही कर रहे होते हैं, जिससे पेशेंट हमारा ट्रीट हो जाता है मोस्टली। So the third station was how will you categorize the patient safety incidents? ये पहले का बड़ा स्टार्ट का एक चैप्टर है, इसमें उन्होंने मतलब एक टेबल सा दिया हुआ है, पेशेंट सेफ्टी इंसिडेंट्स को कैसे कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से चैप्टर नंबर 13 है शायद, ठीक है, और उसका पहला टेबल है, इसमें उन्होंने बताया हुआ है पेशेंट सेफ्टी जो इंसिडेंट्स हैं उसको हम 3 में डिवाइड करते हैं। पहला आ जाएगा एडवर्स इवेंट, नियर मिस और नो हार्म इवेंट। जो एडवर्स है, एडवर्स तो नाम से पता लग रहा है कि एडवर्स हुआ जिसमें पेशेंट को हार्म हुआ हो, ठीक है। ऐसा इंसिडेंट जिसमें किसी पेशेंट को हार्म हुआ हो तो उसको हम एडवर्स इवेंट में ले जाएंगे। नियर मिस वो है कि ऐसा इंसिडेंट जिससे पेशेंट को जो है हार्म हो सकता था अगर हम टाइमली इंटरवेंशन ना करते, ठीक है। An incident that could have resulted in unwanted consequences but did not, लेकिन नहीं हुआ, ठीक है, either by chance or through timely intervention preventing the event from reaching the patient। तो नियर मिस वो हो गया कि अगर हम टाइमली इंटरवेंशन ना करते तो शायद पेशेंट को हार्म हो जाता, डेट वाज अ नियर मिस। नो हार्म वो है कि एक ऐसा इंसिडेंट जो कि हुआ, ठीक है, लेकिन पेशेंट को कोई इंजरी नहीं हुई, ठीक है, वो बाय चांस अवॉइड हो गया या कोई ऐसा सर्कमस्टांस हुआ जिसकी वजह से वो नहीं हुआ। तो 3 में हमने डिवाइड कर लिया, ठीक है, पेशेंट सेफ्टी इंसिडेंट्स को, एक एडवर्स इवेंट में, एक नियर मिस में और एक नो हार्म इवेंट, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन वाज कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं पेशेंट सेफ्टी इंसिडेंट को। तो इसमें 2 में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। एक तो ह्यूमन फैक्टर्स आ सकते हैं, उसके अलावा सिस्टेमिक फेलियर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। ह्यूमन फैक्टर्स क्या है? ह्यूमन फैक्टर्स हमारे हमसे रिलेटेड फैक्टर्स हैं, ठीक है, जिसमें ये है कि हम पेशेंट की असेसमेंट करें। हो सकता है हमने हिस्ट्री में कोई चीज मिस कर दी। अच्छा, गायनी में ले लेते हैं। गायनी में जिस तरह से पेशेंट है सपोज, और पेशेंट इज नॉन एस्थमेटिक, और हमने उससे अस्थमा की हिस्ट्री नहीं ली, पेशेंट बीपी के साथ आया और हमने उसको लेविटोलॉल लगा दिया, उसकी वजह से उसका ब्रोंकोस्पैज्म हो गया और पेशेंट को आईसीयू तक जाना पड़ा। सो दिस इज इनएडिक्वेट पेशेंट असेसमेंट, ठीक है, ह्यूमन फैक्टर आ गया। डिलेज और एरर्स इन डायग्नोसिस, ये भी ऐसी है कि हमने डायग्नोस सही नहीं किया और उसकी वजह से पेशेंट डिले हो गया। फेलियर टू यूज और इंटरप्रेट एप्रोप्रिएट टेस्ट, ठीक है, हमने या तो टेस्ट कराए ही नहीं, या हमने कराए तो हमने उनको सही से इंटरप्रेट नहीं किया। The next is error in performance of an operation, treatment और टेस्ट। हो सकता है हमसे सर्जरी के दौरान कोई ऐसी गलती हो गई हो, ठीक है, कोई ऐसा एरर हो गया हो। इनएडिक्वेट मॉनिटरिंग और फॉलो अप ऑफ द ट्रीटमेंट, हो सकता है हमने अच्छा मॉनिटर नहीं किया पेशेंट को या फॉलो अप नहीं हुआ उसका। डेफिशिएंसीज इन ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस, फटीग की वजह से हो सकता है, ओवरवर्क की वजह से हो सकता है, टाइम प्रेशर की वजह से हो सकता है, जो कि ह्यूमन फैक्टर है, ठीक है।
पर्सनल या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं जिसमें डिप्रेशन और ड्रग अब्यूज, पेशेंट या वर्किंग एनवायरनमेंट वेरिएशंस हो सकती हैं, एंड लैक ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ द डेंजर्स ऑफ मेडिकल एरर्स। तो ये कुछ ह्यूमन फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पेशेंट सेफ्टी इंसिडेंट्स होते हैं। सो नेक्स्ट इज द सिस्टेमिक फेलियर्स। सिस्टेमिक फेलियर्स में क्या आ जाएगा? सिस्टेमिक फेलियर्स में ये है कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, क्योंकि एक टीम वर्क होता है ये, ठीक है, तो हो सकता है जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनका कम्युनिकेशन इतना अच्छा ना हो, पुअर कम्युनिकेशन, ठीक है, या जो हमारे स्टाफ के लेवल हैं वो इतने अच्छे नहीं है, ठीक है। और थर्ड वन इज डिसकनेक्टेड रिपोर्टिंग सिस्टम या ओवर रिलायंस ऑन ऑटोमेटेड सिस्टम, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एट हैंड ओवर्स, ठीक है, हमने सही से पेशेंट को ओवर नहीं दिया जिस तरह से हम ओवर देते हैं, ठीक है, नेक्स्ट टीम आके देखती है, तो हो सकता है उस टाइम हमने अच्छा कोऑर्डिनेशन ना किया हो। ड्रग की सिमिलैरिटीज की वजह से एनवायरनमेंट डिजाइन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट फेलियर ड्यू टू लैक ऑफ पार्ट्स और स्किल्ड ऑपरेटर्स, कॉस्ट कटिंग मेजर्स बाय हॉस्पिटल, ठीक है, एंड इनएडिक्वेट सिस्टम्स टू रिपोर्ट एंड रिव्यू द पेशेंट सेफ्टी इंसिडेंट। तो ये कुछ सिस्टेमिक फेलियर हैं कि हमारा कम्युनिकेशन लेवल अच्छा नहीं है, या जो हमारा स्टाफ का लेवल है वो इतना अच्छा नहीं है, इतने अच्छे ट्रेंड लोग नहीं है, शायद हमने हैंड ओवर करते हुए पेशेंट अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं किया, ठीक है, या हम जो ऑटोमेटेड सिस्टम है उसके ऊपर ज्यादा रिलाई कर रहे हैं देन हमारा जो क्लिनिकल असेसमेंट है उसके ऊपर, ठीक है, या हमारा जो इक्विपमेंट है वो इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि पेशेंट सेफ्टी इंसिडेंट में अफेक्ट करते हैं। तो थर्ड वन इज मेडिकल कॉम्प्लेक्सिटी। मेडिकल कॉम्प्लेक्स एक कॉम्प्लेक्स फील्ड है ना, ठीक है, एडवांस्ड और न्यू टेक्नोलॉजीज आ चुकी हुई हैं, ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स हैं, उनके इंटरेक्शंस हैं, ठीक है, या वर्किंग एनवायरनमेंट जिस तरह से इंटेंसिव केयर ऑपरेटिंग थिएटर्स हैं, तो किसी में भी कोई भी मसला हो जाए, ठीक है, तो कोई ड्रग का इंटरेक्शन हो जाए, उसका साइड इफेक्ट हो जाए, या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि हमें यूज नहीं करनी आती और वो हमने अपने सिस्टम में रखी हुई है, तो उसकी वजह से भी पेशेंट सेफ्टी इंसिडेंट्स हो सकते हैं। सो माय लास्ट स्टेशन इज तो सबका पैर चाहिए लेकिन अगर आपके यहाँ पर मुझे लास्ट स्टेशन है नोटिंग टेक्निक्स ऑफ एबंडेंट नॉट। आप लोग YouTube की वीडियो देखें, मैं करती हूँ आगे करती हूँ। अच्छा, ये नॉट मोस्टली जो है हम लोग अपनी ट्रेनिंग में यूज कर रहे होते हैं, लेक्चर्स लगाते हुए। तो डॉक्टर रूच काइंडली अगर आप शेयर कर दें और आगे कंटिन्यू कर दें। हाँ, रोज करती है अभी। एक्चुअली मेरे लैपटॉप में कुछ इश्यू हो रहा है, ये आगे से चल नहीं रहा। ओके। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, मुझे स्क्रीन शेयरिंग इनेबल कर दें Ruch, you प्लीज। can yes, you स्क्रीन can share. शेयरिंग ओके मैडम जी, बस मैं कर रही हूँ।
अच्छा, हम एबेंडन नॉट के बारे में बात कर रहे थे। मोस्टली जो है गायनी में जब हम लोग रेक्टस लगाते हैं तो आप लोगों को ये नॉट अच्छे से लगाने आती है। तो यहाँ पे मेरे स्टेशंस खत्म हो गए। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग सर्जिकल स्टेशन या कुछ भी इससे रिलेटेड हो तो यू कैन आस्क। इट मीन्स कि हमें सर्जरी की टॉक्स की बुक से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि इस तरीके से तो फिर कुछ भी आ सकता है, किसी भी किस्म का एक्सरे कुछ भी। सॉरी, मुझे आवाज जो है ना वो इतनी क्लियर नहीं आ रही। मैं कह रही हूँ इट मीन्स कि हमें जो सर्जरी की टॉक्स बुक्स होती हैं उनको भी प्रिपेयर करना पड़ेगा पूरा, क्योंकि इस तरीके से तो कोई भी सिनेरियो आ सकता है, कोई भी एक्सरे आ सकता है। नहीं जैसे नहीं लास्ट टाइम मैंने सुना एक दफा नो, टेस्टिकुलर टेस्टिकुलर टॉर्जन का भी स्टेशन आया हुआ था। देयर कैन बी लॉट ऑफ सर्जिकल स्टेशंस, लेकिन मुझे ये लगता है कि डॉक्टर आमना जो आपको सिलेक्टेड कराएं या तो वो स्टेशंस करें, क्योंकि वो स्टेशंस हैं या तो एग्जाम में आ चुकी हैं या प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो दैट विल बी लेकिन मोर मेरे ख्याल में फोकस। कि हम लोगों का ना एग्जाम रिपीट इतना ज्यादा नहीं होता। इस दफा जो रिटर्न था वो रिपीट थे कुछ एमसीक्यूज, लेकिन ज्यादातर रिपीट नहीं होते टॉक्स के स्टेशन भी। आप तो यूएचएस एग्जाम वी विल यूएचएस की ट्राई कि बात हम करें। आपको ना वी विल ट्राई कि हम आपको मैक्सिमम वो स्टेशंस कराएं जो मोस्ट कॉमन है और जो ज्यादा मतलब चांसेस हैं कि आ सके। आउट ऑफ द वे तो देखिए कोई भी स्टेशन आ सकता है, लेकिन यू विल बी हाँ जी। प्रिपेयर्ड फॉर दैट इंशाल्लाह। मतलब हमारी पूरी कोशिश इंशाल्लाह। होगी कि आपका कोई ऐसा स्टेशन ना हो जो आपकी नजरों से गुजरा ना हो। इंशाल्लाह। चलो, टेस्टिकुलर टार्जन क्या होते हैं? वही ओवेरियन टार्जन जैसा ही है ना, इमीडिएट आपने करना है वरना डैमेज हो जाएगा। सर्जिकल हाँ इमरजेंसी है। मतलब वो तो हाँ चीज है कि हमें लाइक टेस्टिकुलर टॉर्जन आती है हाँ। एक ही। मैंने सुना हुआ था कि उसका भी आया हुआ था, हिमोथोरिक्स का भी आया हुआ था। अगर आपको इस ओवेरियन किस्म टॉर्जन के। आती है तो सर्जिकल टॉर्जन की जगह बस ओवेरियन बोलें और बिल्कुल वैसा ही है, कोई डॉपलर कराएं। तो बहुत सारे सेशंस तो ऐसे हैं कि आपकी टेम्पलेट से ही कवर हो जाएंगे, स्टैंडर्ड टेम्पलेट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे। जैसे मैंने आपको बोला ठीक ना है। कि कोई ऐसा रेयर सा मेडिकल डिसऑर्डर आ गया, आपको नहीं आता, आपको ये तो पता है ना कि ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी मैनेज कर लो, फ्रीक्वेंट विजिट्स करा लो, एमडीटी करा लो, हाँ आईयूजीआर के लिए देख लो, आप फिर भी पास हो जाते हो इफ यू एक्चुअली हैव गुड टेम्पलेट्स एंड थोड़ा सा कॉमन सेंस, तो नो वरीज। चलें जो इंशाल्लाह। भी स्टेशंस पॉसिबल हैं आ सकते हैं वही करेंगे, वरना हाँ, सर्जरी का तो बेलियल लव इतना बड़ा है कि वो तो एफसी पे सर्जरी वाले करें ना, इतनी ज्यादा आप बेचारा आईएमएम एवरेज का बच्चा उसको दिखाएं ये सब कर लेकिन लो। वही बात है कि डॉक्टर हीरा 4 स्टेशन हैं, 4 मतलब काफी सारे हैं ना कि बाकी अगर हाँ। आप 6 स्टेशन भी अच्छे कर लेते हो तो फिर भी 10/10 तो नहीं है, तो सर्जरी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन हम उनको उसमें से वही सेशंस कराएंगे ना जो आ सकते हैं एवरेज एग्जाम में, हाँ जी, हाँ जी, इस हाँ अच्छा वजह वो से तो पता हम है कोई बेलियल लव तो नहीं ये जो है पढ़ाएंगे। ना क्या ये जो है पैटर्न है ये भी चेंज होता रहता है हमसे। लास्ट ईयर सारे गायनी के थे, एक भी सर्जरी का नहीं था स्टेशन। और उससे लास्ट टाइम सारे सारी 10 के सर्जरी 10 होती जो है। थे हाँ, वो सर्जरी के थे, एक भी गायनी ऑप्स का नहीं था। ऐसे ही जो यही तो मैंने हमारा यूं मसला करो, है कि अच्छा यूएचएस डॉक्टर पैटर्न भी फॉलो डॉक्टर नहीं इज़ाम, करता। आप यूं करें जो आपके पास स्टेशंस है ना वो तो प्रोवाइड करें, बिकॉज वी आर रनिंग इट फर्स्ट टाइम ना, तो जितनी वैरायटी ऑफ हम्म। स्टेशंस होंगे वो हमारे लिए भी अच्छा है। तो आफ्टर द सेशन आप मुझे इनबॉक्स कर सकती हैं, ग्रुप में डाल सकती हैं, अमना को कर सकती हैं, ये जो भी आपके दिल में स्टेशंस हैं कि आए थे आ सकते हैं, तो वो तो हम जरूर करवाएंगे, नो वरीज। इंशाल्लाह। चलें डॉक्टर अरूज, ओवर टू यू। जी मैडम, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये एक सेशन है प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर या प्रीमेच्योर ओवेरियन इंसफिशिएंसी का। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये सेशन ऐसे ही आता है, चाहे किसी भी कोर्स का एग्जाम हो। और उसमें ये होता है कि एग्जामिनर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन नहीं होता, बल्कि एक स्टेम मेंशन की होती है, टेबल पे आपको टास्क दिया होता है कि पेशेंट आई है और शी वांट्स टू कंसीव, या पेशेंट आई है शी इज हैविंग कंप्लेन ऑफ एमेनोरिया, और आपने उसको एड्रेस करना है और उसके कंसर्न एड्रेस करने हैं। तो इसमें बेसिकली ये एक काउंसलिंग का सेशन होता है, लेकिन आपका जो काउंसलिंग की अप्रोच है ना टुवर्ड्स योर पेशेंट, टुवर्ड्स योर रोल प्लेयर, वो मैटर करती है। उसकी हर एक एक स्टेप की अलग अलग से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होती है। और इफ यू अप्रोच द सेशन लाइक दैट, अगर बीच में से कोई थ्योरेटिकल पार्ट आपका मिस भी हो जाता है या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाता है, तो आपका ओवरऑल सेशन खराब नहीं होता, आप फेल नहीं होते। ठीक है। लाइक एक ही एग्जाम में सिनेरियो आया था
32 years old lady, Nelly Paris, came to gynae OPD with wish to conceive. She is having problems with the menstrual cycle as well. Read the scenario and counsel the patient, also address her concern. Now, when you are interacting with your role player, जब आप उससे बात कर रहे हैं किस तरीके से आपने सेशन स्टार्ट किया और कैसे आप उसको लेके चल रहे हो, कितना आप उसको अपनी डिस्कशन में इन्वॉल्व रखते हो, कितना आप उससे पूछते हो कि इज द रोल प्लेयर गेटिंग योर पॉइंट और नॉट, और एंड पे आप किस तरीके से सेशन एंड करते हो, ये जो सारी चीजें होती है ना, ये हर काउंसलिंग के सेशन पे, हर इंटरेक्टिव रोल प्ले के सेशन पे सेम होती है और इन सब चीजों के मार्क्स हो, ठीक है। तो व्हाट आई वांट टू से इज कि अगर प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी के बजाय यहाँ पे थैलेसीमिया की काउंसलिंग डाल दे, रोल प्लेयर आई है, उसको थैलेसीमिया माइनर है, शी इज वेरी कंसर्न्ड अबाउट हर बेबी, रोल प्लेयर आई है, शी वांट्स टू, उसकी हिस्ट्री है उसके सिबलिंग्स में या पहले उसके किसी बच्चे में डाउन सिंड्रोम की, तो आप कैसे लेके चलेंगे, द पैटर्न विल बी सेम, ठीक है। अब व्हाट शुड बी द पैटर्न, वो हम देख लेते हैं कि हमें उसको कैसे लेके चलना है। उस पैटर्न में क्या होता है, सबसे पहले तो जब रोल प्लेयर आपके पास बैठा है, व्हेन यू हैव अंडरस्टूड दिस स्टेम, आपने पढ़ लिया, आपने देख लिया, टर्न टुवर्ड्स द रोल प्लेयर, थोड़ा सा अपनी साइड टर्न करें, और उसके बाद आपको पता है रोल प्लेयर के साथ उर्दू में इंटरेक्ट करना है आपको, ठीक है। सबसे पहले व्हाट विल यू डू, सलाम, इंट्रोडक्शन एंड ग्रीटिंग। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरूज है, मैं गायनी के शोबे में आज आपकी डॉक्टर हूँ, कैसी हैं आप, क्या नाम है आपका, क्या आपके साथ कोई आया है, आपके हस्बैंड, आपके रिश्तेदारों में से, आपके घर वालों में से कोई आया है, अगर आया तो आप उनको बुला लें, ठीक है। उसके बाद आस्क अबाउट हर एजुकेशन। एजुकेशन का पूछना इसलिए जरूरी है बिकॉज व्हेन यू कम टू द लेवल ऑफ योर रोल प्लेयर और योर पेशेंट, ये तो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में भी है, जब आप अपने पेशेंट के लेवल पे जाते हो, इंटरेक्ट करते हैं ना, उसके एजुकेशनल स्टेटस, उसके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग, तो वो आपके पॉइंट्स बहुत अच्छे से गेस करता है, ठीक है। आपकी जो नॉलेज या इंफॉर्मेशन है वो अच्छे से शेयर हो पाती है, आपका इंटरेक्शन अच्छा बनता है। लाइक अगर कोई इलिटरेट बंदी आई है किसी गांव से या किसी पेरिफेरल एरिया से, शी वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड योर वर्ड्स, जो कि एक ग्रेजुएट रोल प्लेयर बैठी है और आप उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आस्क अबाउट द एजुकेशनल स्टेटस। फिर उसके बाद क्या है, देखिए आपने जब भी कोई बैड न्यूज का सेशन आएगा, उसमें आपने बहुत एम्पैथेटिकली अप्रोच करना है। एम्पैथेटिकली कैसे अप्रोच करना है कि योर वॉइस टोन और आपका रोल प्लेयर से बात करने का अंदाज, जरूरत पड़े या अगर कभी वो रो रही है या बहुत परेशान है, तो बीच में आप उसके कंधे पे टैप भी कर सकते हैं, जेंटल सा, या उसका हाथ पकड़ के उसको तसल्ली भी दे, ठीक है। तो दैट इज द वे टू शो दैट यू आर डीलिंग द रोल प्लेयर विद एम्पैथी, डू नॉट टेक द बैड न्यूज स्ट्रेट फॉरवर्ड। उसका आईयूडी हो गया है, उसका एनएनकैथलिक बच्चा है, उसका एनॉमलस बच्चा है, वो पीओएफ के साथ आई हुई है, आपने डायरेक्ट कभी भी ये नहीं कहना सलाम दुआ के साथ ही कि अच्छा आपकी रिपोर्ट या आपकी हिस्ट्री से तो जो है ना मुझे ये पता चलता है, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि आपकी तो अंडरगानियां काम करना छोड़ दें। तो अब तो हम हल्के चांसेस देंगे, डू नॉट से, ठीक है। सबसे पहले ये सारा कुछ करने के बाद यू हैव टू सेट द एजेंडा। एजेंडा क्या होता है कि आपने उससे उसी तरीके से बात करनी है जैसे आप अपने किसी फ्रेंड से या अपने ओपीडी में किसी भी पेशेंट से बात करते हैं। आपने उसको ये बताना है कि अच्छा आज मैं अब आपसे आपके मसले के बारे में कुछ सवाल करूंगी जिससे आपके इलाज में जो मददगार साबित होगा। जरूरत पड़ने पे आपका कुछ मुआयना भी किया जा सकता है और अगर जरूरत पड़ी तो हम आपके मजीद कुछ टेस्ट भी कराएंगे, ठीक है। तो इसके आप इसके लिए तैयार हैं। और इस पूरी गुफ्तगू के दौरान अगर कहीं भी आपको मेरी बात समझ नहीं आती है या अगर आपको कहीं पे भी महसूस होता है कि आप कुछ पूछना चाह रही हैं या आपके जहन में कोई भी शक व शुबहात आए, तो आप मुझे वहीं पे रोक के मुझसे पूछिए कि दिस इज द एजेंडा सेट। आपने एजेंडा सेट कर लिया, देन स्टार्ट टेकिंग ब्रीफ हिस्ट्री। अब ये जो सेशन है आपका जो मैंने अभी सुना, डॉक्टर आमना ने बताया, दैट वुड बी ऑफ 5 मिनट्स। 5 मिनट्स के सेशन पे ये सारी चीजें करना, दैट इज बिट प्रॉब्लमैटिक, लेकिन उसका हल ये है कि आप अपनी हिस्ट्री को ब्रीफ करें, ठीक है। ये जो सारे पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, इन पॉइंट्स में से जो मेजर मेजर चीजें हैं वो आपने जरूर पूछनी है। आप उससे पूछेंगे अच्छा आपकी शादी को कितना अर्सा हो गया है, कभी अमल हुआ है, कभी जाया तो नहीं हुआ, माहवारी टाइम पे आती है तो कितने दिन के लिए आती है, कितने कपड़े इस्तेमाल करती हैं या पैड इस्तेमाल करती हैं, एक दिन में उसके साथ कोई खून के लोथड़े तो नहीं आते। ये जो इंग्लिश में डिस्प्ले हुआ है मैं इसको उर्दू में ट्रांसलेट करके आपको इससे बता रही हूँ ताकि आपको वर्डिंग्स का पता हो कि आपने एग्जैक्टली पूछना क्या है, ठीक है। जैसे क्लॉट्स और दो लोथड़े, दो माहवारियों के दरमियान में धब्बा तो नहीं लगता, शौहर से मिलने के बाद खून तो नहीं पड़ता, माहवारी के दौरान या शौहर से मिलने के दौरान आपको दर्द तो नहीं होता, ठीक है। उसके अलावा आपको शुगर ब्लड प्रेशर
कोई सांस का तकलीफ, कोई खून जमने की बीमारी, ऐसा तो कुछ नहीं है। या आपके खानदान में किसी को ऐसा हो, कभी कोई आपका ऑपरेशन हुआ हो, कोई शुआएं लगी हो, या किसी दवाई से आपको एलर्जी होती हो, ऐसा तो कुछ नहीं है। और ये जो मसला आपका चल रहा है माहवारी वाला, इसमें आपने अब तक कोई टेस्ट कराए हैं, किसी डॉक्टर के पास आप गई हैं, आपका कोई इलाज हुआ है कि नहीं? ठीक है। यहाँ तक आने के बाद इस तरह के सेशन में या तो एग्जामिनर या फिर रोल प्लेयर आपको इन्वेस्टिगेशन प्रोवाइड करते हैं। वो कहते हैं हाँ जी हम गए थे डॉक्टर के पास, हमारे टेस्ट हुए थे। फिर आप कहते हैं अच्छा क्या टेस्ट हुए थे, अगर आपके पास है तो आप रिपोर्टें दिखा दें। ठीक है। तो व्हेन दे प्रोवाइड यू द रिपोर्ट्स, कभी एएमएच होता है, कभी एफएसएच होता है, कभी दोनों होते हैं। ठीक है। और आपको पता है कि जो प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी वाले होते हैं, इनके अंदर एफएसएच लेवल्स ऑलवेज रेज्ड होते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स 99-98% केसेस में एएमएच लेवल्स डिक्रीज होते हैं। ठीक है। मोस्टली ये इस तरह के पिक्चर के साथ प्रेजेंट है। ठीक है जी। तो जब आप इस जगह पे पहुंच गए कि आपको इन्वेस्टिगेशन मिल गई, तो फिर आप मजीद बात करते हैं कि अच्छा अब जो मालूमात आपने मुझे दी हैं और जो आपके टेस्टों की रिपोर्टें हैं, वो देखने के बाद मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आपकी जो सारी रिपोर्टें और मालूमात हैं, वो जिस चीज़ की तरफ इशारा करती हैं वो कोई खास तसल्ली बख्श नहीं। ठीक है। हम अपनी मेडिकल की जबान में प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी या प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वक्त से पहले, यानी उम्र से पहले अंडरगामियां अपना काम करना छोड़ देती हैं। ठीक है। तो ये कहने के बाद आप थोड़ा सा पॉज देंगे, एंड यू ब्रेक द बैड न्यूज, तो बाद आप थोड़ा सा पॉज देंगे, क्योंकि रोल प्ले भी एक ह्यूमन बीइंग है। जब वो इतनी बड़ी न्यूज अपने बारे में सुनेगा तो शी विल टेक टाइम टू रिएक्ट। ठीक है। कभी वो परेशान होगी, कभी वो रो सकती है या हाइपर हो सकती है, मीन्स कि वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो सकती है, क्वेश्चन कर सकती है, उसके माइंड में आ सकते हैं। तसल्ली देने के बाद गिव टाइम फॉर हर टू सेटल अ लिस्ट। उसके बाद आप बताना शुरू करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है। टेल अबाउट द थ्योरेटिकल डिग्री। उसको आपने तसल्ली देनी है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है, और ज़रूरी नहीं, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह के मसाइल हो जाती हैं। और अब उसको बताना है कि इस सब के बाद ओवेरियन फंक्शन जैसे कि उसका शट डाउन हो चुका है, तो अब उससे ये बात करनी है, क्योंकि आपके पास वो आई है विश की कंप्लीट कर। अब आप उसको ट्रीटमेंट ऑप्शंस बताएंगे, टाइम देने के बाद, उसको स्टेबल करने के बाद। ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या बताएंगे? उसको बताना है कि हमारे कंट्री में या हमारे रिलीजन में मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये एक एथिकल इशू है सरोगेसी वाला, लेकिन ऑप्शन में सरोगेसी भी हो सकता है और अडॉप्शन भी हो सकता है। आप एंड कैसे करना है सेशन को? कोई भी काउंसलिंग का सेशन या रोल प्ले एंड पे आपने उसको बताना है कि अच्छा ये मैं आपको कुछ मालूमाती किताबें दे रही हूँ, इंफॉर्मेशन लीफलेट, और ये कुछ वेबसाइट्स हैं, इनके एड्रेसेस आपको दे रही हूँ। आप घर जाके इनको पढ़ें, अपने शौहर के साथ मशवरा करें। किसी भी किस्म की कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती है, या कोई भी चीज़ आप दोबारा पूछना चाहें या कोई मालूमात लेना चाहें, तो हम हर वक्त आपसे ताउन करने के लिए मौजूद हैं। ये मेरा हॉस्पिटल का फ़ोन नंबर है। अगर आपको कोई भी मसला या कोई भी बात हो या आप कुछ पूछना चाहें, तो आप इस नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है जी। अब इस तरह करके, ये जो मैंने आपको एक स्टेशन बताया प्योर, आप कोई भी स्टेशन इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, एनी स्टेशन विद रोल प्ले। ये एक बेसिक टेम्पलेट है जो आपको स्क्रीन पे भी शो हुआ और जो मैंने आपको पढ़ाया। ऑल्दो ये आपके पास पेपर में आया हुआ था, इसलिए हमने इसको वही टॉपिक रख के पीपीटी में डिजाइन किया है। बट आप कोई भी स्टेशन दरमियान में थ्योरेटिकल नॉलेज वाला पार्ट पार्ट जो है, सिर्फ आपको वो चेंज करना पड़ेगा। अदरवाइज रोल प्ले वाले स्टेशन की स्टार्टिंग, उसका दरमियान में जिस तरीके से आपने इंटरेक्ट करना है, और उसका एंडिंग, दैट वुड बी सेम। ठीक है बच्चों, समझ आई है मेरी बात? इस स्टेशन में कोई प्रॉब्लम, कोई इशू है या कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो प्लीज यू मे आस्क, फिर हम नेक्स्ट सेशन पे चलेंगे। जी एनीवन? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ हेलो। रही है। अच्छा, कोई क्वेश्चन, एक्चुअली कोई क्वेरी तो डॉक्टर नहीं अरुज हम सारे वो हो गए थे, क्या कहते हैं, महव हो गए थे। सुन रहे थे बड़े गौर से आपको। थैंक मैं यू ये मैडम। सोचना शुरू हो गई थी कि प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर में सरोगेसी हो सकती है। क्या कहा ये जो आपने? प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर अगर एक पेशेंट का है तो वो सरोगेट कैसे, सरोगेट का तो ये मतलब है ना कि उसको एग भी आप डोनेट कर रहे हैं और स्पर्म भी,
और वो बस सरोगेट के लिए के नहीं तौर नहीं, पे स्पर्म एक्ट नहीं, करेगी। स्पर्म नहीं, सिर्फ एग डोनेशन होगी, एग की डोनेशन होगी, यूट्रस उसकी हाँ काम तो की फिर है तो एग डोनेशन, हाँ अगर एग हाँ डोनेशन है तो फिर वो सरोगेसी तो नहीं होगी ना। मदर तो नहीं, वो वो डोनर इवन वो साथ होती है, पेशेंट जो है डोनर वो एग के साथ। वो खुद ले सकती है, मतलब खुद प्रेगनेंसी रेयर कर सकती है। मसला तो सिर्फ एग डोनेशन का है ना। मैंने इसलिए ये बात की कि फॉरेन कंट्रीज में ये चीजें हो रही हैं, वहां पे क्योंकि वो फ्रोजन एग्स होते हैं ना, तो डोनर हाँ एग्स के हाँ, साथ पॉसिबल होती है इस तरह डोनर से। एग्स के साथ, हाँ। हाँ, वो डोनर एग्स होते हैं जो उसके अपने नहीं होते, और इस तरह की चीजें वहां हाँ पे बहुत कॉमन है और हो भी रही है। बट मैंने इसीलिए साथ में ये बात की कि हमारे कंट्री में और हमारे रिलीजन में कुछ एथिकल इश्यूज की वजह से इट इज नॉट पॉसिबल, तो अडॉप्शन इज द ओनली ऑप्शन हाँ फॉर दिस। मैंने हाँ, इसको सही। एक्सप्लेन किया था अभी। ठीक है। सरोगेट से बता दिया कि सही। एक्चुअली यूट्रस, नॉट एक्चुअली डोनेशन ऑफ हाँ, ओवरी। सरोगेट में तो ये होता है कि आपकी बेसिकली दैट हाँ जो सरोगेट होती है वो सिर्फ बेबी की को डेवलप करती है ना, सिर्फ मदर जो एग और स्पर्म दोनों पेरेंट्स का ही होता है। एम्ब्रियो बस आप इम्प्लांट करते हैं एक और फीमेल के अंदर। तो इसमें अगर एग नहीं है तो हमें एग डोनेशन की जरूरत है बेसिकली। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर उसका ओवेरियन फेलियर है तो उसको सरोगेट की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ एग डोनेशन की जरूरत है। एग डोनेशन की जरूरत यस। चलो, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट सेशन इज फोर्थ डिग्री पेरिनियल टियर ड्रिल। अब असल में होता क्या है कि ये जो सेशन है ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सीपीएससी का और जितने भी एग्जाम्स आने हैं सबका फेवरेट सेशन है। एमसीपीएस, एफसीपीएस, आईएमएम, हर एग्जाम में ये ड्रिल आती है। डॉक्टर समटाइम्स वो ऐसे वो कि अगर हम पूछेंगे एजुकेशन का, अगर तो वो इतनी ज्यादा एजुकेटेड नहीं है तो भी हम उसको एंड में ये कहेंगे कि हम आपको मतलब ये लीफलेट्स और वेबसाइट वगैरह बता रहे हैं, आप जाके अपनी बीमारी के हम बारे आपको में। बस देखिए, जो मालूमाती किताबची है वो किसी और से पढ़ के सुन भी तो सकती है ना। उसके जी घर में जी सभी अगर इंग्लिश लेते हैं तो एक इश्यू है, तो भी वो किसी और से पढ़वा सकती है। तो एग्जाम में इसके मार्क्स होते हैं, लिफलेट से बोलना जरूरी है। ठीक है। ठीक। जी अच्छा, ठीक। अब ये जो पेरिनियल टेयर होता है ना, इसके अंदर ये चीज है कि सम टाइम्स एग्जाम में ना उन्होंने छोटे छोटे मॉडल्स बना के रखे होते हैं फोम की लेयर्स के साथ, जिसपे एक्सटर्नल और इंटरनल लेवल से फिल्टर टाइप मार्कर से बनाए होते हैं, और वहां पे वो थ्रेड भी रखते हैं, सम टाइम वो परफॉर्म भी कराते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो कहते हैं डिमोन्स्ट्रेट द पेरिनियल टेयर रिपेयर टेक्निक। अब डिमोन्स्ट्रेशन में ये होता है कि आपने स्टेप्स बोलने भी होते हैं और साथ साथ आपने परफॉर्म भी करके दिखाने होते हैं। तो ये चीज माइंड में रखिएगा कि सिर्फ इस स्टेशन को रटा लगा के जाके बोलना नहीं है, क्योंकि ड्रिल्स में मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट सिर्फ रट रहे होते हैं चीजें। व्हेन दे गिव यू द टास्क टू डिमोन्स्ट्रेट द ड्रिल, उसका मतलब है कि आपने सुनाना भी है, आपने परफॉर्म भी करना। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या चीज है कि ये एक सिनेरियो है। 29 years old lady, primary gravida, she came at 39 plus 6 weeks of gestation. आप देखिए, रिस्क फैक्टर्स भी बीच में कभी कभी दिए होते हैं, लाइक प्राइम इज अ रिस्क फैक्टर फॉर दिस टाइप ऑफ टेयर्स। हु डिलीवर्ड अ 4.3 kg बेबी, गुड साइज बेबी था, via vaginal delivery. During that time, she encountered fourth degree perineal tear. अब यहाँ पे सिचुएशन में 4 डिग्री टेयर की बजाय 3rd डिग्री टेयर भी हो सकता है। ठीक है, तो यू हैव टू attempt the session accordingly. Demonstrate the procedure of repair and answer the questions asked by the examiner. अब इसके अंदर देखें प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले तो प्रोसीजर में आप कोई भी प्रोसीजर करते हैं, यू टेक इन्फॉर्म रिटन कंसेंट, फुलफिल WHO सेफ सर्जरी चेकलिस्ट। WHO सेफ सर्जरी चेकलिस्ट शायद आप में से कुछ लोगों को ना पता हो, ये WHO वालों ने एक सेफ सर्जरी चेकलिस्ट निकाली है जिसके 3 कंपोनेंट्स। ठीक है, उसमें एक चेकलिस्ट होती है, चीजें टिक करनी होती हैं। फर्स्ट वन जो पोर्शन होता है ना, वो होता है बिफोर साइन। शिफ्टिंग द पेशेंट। यस, बिफोर शिफ्टिंग द पेशेंट टू ऑपरेशन थिएटर, कि क्या क्या चीजें थी और उसमें से क्या क्या उन्होंने की है उसको टिक करते हैं। सेकेंड वाला जो कंपोनेंट है उसमें होता है बिफोर गिविंग इंसिजन। ठीक है, जिसमें कुछ नर्स का और कुछ एनेस्थीसिया वालों का पार्ट होता है। और थर्ड जो उसका कंपोनेंट होता है, ये चार्ट टाइप होता है, उसके अंदर होता है बिफोर शिफ्टिंग द पेशेंट आउट ऑफ द ऑपरेशन थिएटर। तो दैट इज हाँ, कॉल्ड साइन WHO आउट। सेफ सर्जरी। और अगर आप इसके बारे में मजीद पढ़ना चाहें तो ये गूगल से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है। तो कहना जरूरी होता है कि WHO सेफ सर्जरी चेकलिस्ट फुलफिल करेंगे, शिफ्ट द पेशेंट टू ऑपरेशन थिएटर। बिकॉज जब भी 3rd डिग्री या 4th डिग्री पेरिनियल टेयर्स आते हैं तो आपने पेशेंट को प्रॉपर रिलैक्स करके और फिर उसको जो है वो रिपेयर करना। Appropriate antibiotics after gowning and gloving, you will do examination under anesthesia. So very very important step, because until you examine the patient in relaxed state under anesthesia,
You cannot differentiate whether it is which degree of tear it is. 3A है या B है. ये जो मैं आपको बोल रही हूँ ना 3A B, ये चीजें मैं अभी आपको आगे स्लाइड्स पे दिखाती हूँ, इससे कंफ्यूज ना होइएगा. Retract the vaginal walls to allow adequate visualization of internal sphincters and rectal mucosa with the help of effect. जब आपने पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया और आपने उसको रिलैक्स किया, उसके बाद आपने रिट्रैक्टर्स के साथ सबसे पहले तो क्या करते हैं कि लिटिल फिंगर, ग्लव्ड लिटिल फिंगर के साथ एनल स्फिंक्टर के अंदर फिंगर इंट्रोड्यूस करके उसको अपलिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, जिससे पता चलता है कि रेक्टल म्यूकोसा इंटैक्ट है. ठीक है. इफ द फिंगर कम्स आउट, आपने एनएस इंट्रोड्यूस किया एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स एंड इट कम्स आउट वेजाइनली, तो दैट मींस कि 4 डिग्री टियर है, उसका रेक्टल म्यूकोसा जो है वो टियर हुआ है और आपकी फिंगर बाइट को आ रही है. बट इफ इट इज इंटैक्ट द फिंगर विल नॉट कम आउट, लेकिन तलपेट होगी वहां पे. फिर आपने रिट्रैक्टर्स लगा के वो जो व्हेनेवर यू इंट्रोड्यूस योर फिंगर इनटू द रेक्टम, आपने ग्लव्स चेंज करने होते हैं और एग्जामिनर को बताना होता है. जितनी बार भी आप रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे, चाहे आप टोन चेक करें, चाहे आप रेक्टल म्यूकोसा चेक करें, यू विल चेंज योर ग्लव्स एंड यू विल टेल द एग्जामिनर दैट मैडम आई हैव इंट्रोड्यूस्ड माय फिंगर इनटू द रेक्टम एंड नाउ आई एम गोइंग टू चेंज, राइट. उसके बाद रिट्रैक्टर्स लगा के आपने एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर देखना है, उसकी टोन चेक करनी है. Identify the apex of rectal mucosa. Use interrupted. अभी 4 डिग्री टेयर की बात हो रही है, इसलिए हम स्लाइड भी 4 डिग्री टेयर की देखेंगे कि ये उस पेशेंट की बात हो रही है जिसका रेक्टल म्यूकोसा टेयर हो चुका है. यूज इंटरप्टेड सूचर्स और कंटिन्यूअस सूचर्स टू रिपेयर द रेक्टल म्यूकोसा. अब आप पूछेंगे कौन सा थ्रेड यूज करेंगे आप, तो पॉलीगैलेक्टिन 30 या PDS 30. The sutures should not penetrate the complete thickness of mucosa. Sutures are continued to anal verge. जिस तरह हम एपिजोट में करते थे, जो हमारा उसका वल्वल वर्ज होता है वहां तक लेके आते हैं, वैसे ही हम कंटिन्यूस या इंटरप्टेड मैनर में एपेक्स ऑफ रेक्टल म्यूकोसा से स्टार्ट करते हैं विद पॉलीगैलेक्टिन और PDS 30 और हम उसको एनल वर्ज तक लेके आते हैं. इसकी मल्टीपल वीडियोस भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, मैं आपको पिक्चर्स में भी अभी दिखाऊंगी जो मैं आपको बता रही हूँ. देन आइडेंटिफाई द इंटरनल एनल स्फिंक्टर. रेक्टल म्यूकोसा आपका स्विच हो गया. उसके बाद क्या आता है इंटरनल एनल स्फिंक्टर, व्हिच इज अ ग्लिस्टनिंग वाइट फाइबर स्ट्रक्चर between rectal mucosa and external anal sphincter. Sphincter may be retracted laterally and placement of Ellis's clamps on a muscle for easy visualization. यानी समटाइम्स ऐसे होता है कि वो टेयर होके अपार्ट हुए होते हैं उसके दोनों एजेस, तो आप दोनों साइडों पे एलिस लगा के पकड़ के एलिस की मदद से उसके दोनों एजेस को करीब लेके आते हैं इन ऑर्डर टू मेक द रिपेयर इजी. ठीक है जी. Repair it separately with interrupted or mattress suture without any attempt overlap the internal anal sphincter with either PDS 30 or modern braided suture like Vicryl 20. अब ये देखें, आप स्फिंक्टर पे तो लगा सकते हैं Vicryl 20, रेक्टल म्यूकोसा पे जा सकते हैं, ये याद रखिए. Examine the anus with gloved fingers to ensure correct repair of the rectum and sphincter. ये तो थे आपके स्टेप्स. They remove gloves, wear a new pair of gloves that repair the vaginal mucosa, perineal muscles and skin. आपने जब एनल स्फिंक्टर रिपेयर कर लिए, फिर आपने न्यू पेयर ऑफ ग्लव्स लिए और वेजाइनल जो मसल्स हैं, पेरिनियल म्यूकोसा और स्किन, उनको आपने रिपेयर करना है. आफ्टर द रिपेयर कंप्लीटेड, शिफ्ट द पेशेंट टू रिकवरी रूम. अब नेक्स्ट क्या चीज आ जाती है, ये देखो. सबसे पहले कुछ चीजें ऐसी हैं जो एग्जामिनर क्वेश्चन भी कर सकते हैं बीच बीच में आपसे, कि ये जो 3rd and 4th डिग्री रिपेयर होते हैं इंजरीज, इनके प्रीरेक्विजिट्स क्या होते हैं, इनकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, तो इनकी पोस्ट ऑफ केयर आप कैसे करेंगे. तो ये सारी स्लाइड्स में हैं, ताकि आप इनको पढ़ के अच्छे से इनको देख सकते हैं कि ये चीजें अगर आपसे पूछी जाए तो आप इसको किस तरीके से आंसर करेंगे. प्रीरेक्विजिट्स में डेफिनेटली रिटन कंसेंट होना चाहिए. जनरल एनेस्थीसिया या स्पाइनल या एपिड्यूरल, ज्यादातर जो है वो एपिड्यूरल या स्पाइनल को प्रेफर करते हैं, लेकिन जीए में अगर करेंगे 4 डिग्री टेयर तो दैट वुड बी बेटर. ऑपरेशन थिएटर में करना है, ट्रेन्ड ऑब्स्टेट्रिशियन करेगी. गुड लाइट सोर्स, गुड असिस्टेंस होनी चाहिए एंड प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स एंड सूचर्स यूज करने चाहिए. रिपेयर टेक्निक जो है ना, ये बहुत ज्यादा जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट वर्क है और हर जूनियर बंदा नहीं कर सकता, सीनियर को ही करवाना है जब भी करना. सूचर ऑफ द एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर. अब आप ये देखें कि टेक्निक्स कौन सी होती हैं. 2 मेथड्स हैं हमारे पास. एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर की बात हो रही है, इंटरनल को हमेशा इंटरप्टेड ही करते हैं. जो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर होता है ना, ये मसल फाइबर्स बना होता है, इसमें राउंडेड मसल फाइबर्स होते हैं. तो इसमें डिपेंड करता है कि आपने कौन सी टेक्निक यूज करनी है. एक होती है ओवरलैपिंग टेक्निक और एक होती है एंड टू एंड टेक्निक.
ठीक है, अगर तो मतलब कंप्लीट इनकम्प्लीट टेयर हुए हैं ना, यानी आपको लग रहा है कि स्फिंक्टर लेस देन 50% टेयर हुआ है और वो 3A में आ रहा है, तो क्लासिफिकेशन भी आगे आपको दिखाती हूँ। तो इसके अंदर ये जो एंड टू एंड टेक्निक होती है ना, यानी आपने इंटरप्रेट स्टिचेस लगाने हैं, 3 इंटरप्रेट स्टिचेस आप दोनों जो उसके टॉर्न एजेस हैं उसके ऊपर लगाएंगे, तो दैट विल रिपेयर दैट सर्कुलर मसल बंडल ऑफ एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। ठीक है, लेकिन अगर फुल थिकनेस एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर की टेयर हो गई है, आपको लग रहा है कि जी पूरा एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर उड़ चुका है इस इंजरी में, देन एंड टू एंड काम नहीं करेगा, फिर हम ओवरलैप टेक्निक। ओवरलैप टेक्निक क्या होती है कि जो दोनों टॉर्न एजेस होते हैं उनमें से एक एज को आप दूसरे एज के ऊपर रख लेते हैं, जैसे कि कपड़े के दो क्या कहना चाहिए कि पीसेस हैं, आप या टिश्यू के पीसेस हैं, दो टिश्यू पेपर्स हैं, उनको एक दूसरे के ऊपर रखें इन सच अ वे कि एक लेयर ऊपर है और दूसरी नीचे है, और इसकी फुल थिकनेस में से फिर 3 या 4 इंटरप्रेट स्टिचेस ले लेते हैं, दैट इज कॉल्ड ओवरलैप। Use of overlap technique reduces the symptoms of stool urgency and incontinence after 1 year, whereas after 3 years, no difference between two techniques. यानी आप जिस भी टेक्निक से रिपेयर करें उसका कोई डिफरेंस नहीं है, आउटकम या प्रोग्नोसिस तकरीबन सेम ही होता है। स्टूल इनकॉन्टिनेंस या अर्जेंसी वगैरह के केसेस में तो ये पेशेंट को, अगर आपकी रिपेयर टेक्निक सही थी, आपका थ्रेड सही था और आपने एक एक्सपर्ट बंदे ने किया है, तो ये चीजें मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो क्योर हो जाती हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमने ये देखना है कि एंड टू एंड टेक्निक, ये देखिए ये पिक्चर है विच इज शोइंग एंड टू एंड टेक्निक। अब ये जो 12, 9, 6 और 3 लिखा है ना, इसने लिखा है एंड टू एंड टेक्निक में, क्योंकि ये होल थिकनेस जो है ना एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर की, ये जो सर्कुलर मसल फंडल मसल फाइबर्स होते हैं एक्सटर्नल स्फिंक्टर पे, होल थिकनेस स्टोर नहीं होती है, लेस देन 50% होता है। तो जितना नजर आ रहा है, आपने क्या करना होता है, ये एक आपने 12 to 12 ले लिया अपना स्टिच, एक आपने लिया 3 to 3, सबसे पहले 3 to 3 लेते हैं, फिर 12 to 12, फिर 9 to 9, फिर 6 और उनको पकड़ के टाई कर दिया। ठीक है, तो ये इंटरप्टेड सूचर्स होते हैं, और ये जो मसल बंडल बना होता है उसके कैप्सूल और मसल के अंदर से निकालते हैं, और दोनों से यहाँ इस जगह पे और इस जगह पे एलिस फोर्स अप्लाई करके इनको आप करीब लेते हैं। अच्छा जी, तो ये एंड टू एंड टेक्निक थी। नाउ व्हाट इज ओवरलैप, ये देखें, ये ओवरलैप टेक्निक है। यहाँ से टेयर हुआ, फुल थिकनेस टेयर आ गया था, आपने क्या किया, एक लेयर ऊपर रखी, दूसरी लेयर नीचे रखी, जैसे दो टिश्यू या दो कपड़े, और फिर आपने स्टिच कैसे लेना है, आपने ऊपर से निडल गुजारनी है, होल थिकनेस ऊपर वाले फ्लैप की, नीचे वाले फ्लैप की, फिर वापस लेके आना है और यहाँ पे लाके मारना। ठीक है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सुपीरियर एंड इंफीरियर फ्लैप्स में, एंड बॉटम टू टॉप, इंफीरियर टू सुपीरियर फ्लैप्स में। ठीक है, तो इसमें 3 सूचर ज्यादातर जो है वो अप्लाई होते हैं एंड सिंगली टाई होते हैं, यानी इंटरप्रेट सूचर। ठीक है जी, आई होप अब आपको आइडिया हो रहा होगा कि इसमें एंड टू एंड और ओवरलैप टेक्निक में क्या फर्क है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको बताने का मकसद ये है, परेशान ना हो जाइएगा सेशन देख के, बताने का मकसद ये है कि ये सारा नॉलेज आपके पास होना चाहिए। कभी किसी स्टेशन पे आपसे कुछ भी इसके बारे में पूछें तो यू मस्ट हैव एन आइडिया, और ये एक पीपीटी आपके लिए काफी होगी, आपको कोई और बुक पढ़नी नहीं पड़ेगी। अब ये एक पिक्चर है जिसमें उन्होंने जनरल प्रिंसिपल्स बताए, वही ट्रेन क्लिनिशियन होना चाहिए, ऑपरेशन थिएटर होना चाहिए, फिगर ऑफ 8 सूचर्स नहीं लेते यहाँ पे, और रेक्टल एग्जामिनेशन जरूर परफॉर्म करते हैं आफ्टर। टेक्निक में वही आपको बताया, रेक्टल म्यूकोसा में अपोली कलेक्शन 3-0 यूज कर सकते हैं हम, कंटिन्यूस इंटरप्टेड, इंटरनल स्फिंक्टर के ऊपर ओवरलैप नहीं होता, सिर्फ एंड टू एंड होता है, एक्सटर्नल के ऊपर आप एंड टू एंड ओवरलैप दोनों कर सकते हैं। ठीक है जी, स्किन वही सबकट यूजिंग पॉली कलेक्शन को आपने जो है वो कवर करना। उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या होती है, पोस्ट ऑपरेटिव केयर में होता है डीब्रीफ करते हैं पेशेंट को, उसके अटेंडेंट्स को, कि जी ये प्रॉब्लम आई है आपके डिलीवरी के दौरान, पहला बच्चा था, गुड साइज बेबी था, जैसे कि इस सिनेरियो में प्राइमरी ग्रेविडा एंड गुड साइज बेबी, ये दो उसके मसले थे, तो आप उसको काउंसल करेंगे कि जी इस वजह से ये टेयर आया है, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर करनी होती है और इंसिडेंट रिपोर्टिंग करनी होती है टू द रिस्क मैनेजमेंट टीम। एंटीबायोटिक्स देंगे, इसमें मेट्रोनिडाजोल लाजमी देनी होती है, और लेग्जेटिव्स, इस पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए रिपेयर वाले, वरना रिपेयर फेल होने का खतरा होता है। Lactulose for 10 days, don't add the bulking agents. pelvic floor exercises फिजियोथेरेपिस्ट से कराते हैं, फॉलो अप पे, और 6 to 12 वीक्स पे हम उसको दोबारा इवेलुएट करें। अगर वो 6 to 12 वीक्स पे आई है, इवेलुएट किया आपने और आपको लग रहा है कि शी इज स्टिल सिम्पटोमैटिक या रिपेयर सक्सेसफुल नहीं है, तो यू मे रेफर द पेशेंट टू कोलोरेक्टल सर्जन एंड इन्वॉल्व मल्टीडिसिप्लिनरी टीम एक्सपर्ट। 1 ईयर के बाद उसकी फाइनल इवेलुएशन। ठीक है जी,
ये क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट डिग्री टेयर कौन सा होता है, सेकंड कौन सा। फर्स्ट में आपको पता है सिर्फ स्किन और म्यूकोजा जो है वो इंजर होते हैं, सेकंड में मसल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, थर्ड में फिर एक्सटर्नल इनर सफिंक्टर है 3ABC, लेस देन 50% थिकनेस टॉर्न हुई है तो 3A है, मोर देन 50 है तो 3B है, और अगर इंटरनल सफिंक्टर भी टॉर्न हो गया है तो दैट इज 3C, और अगर एनल म्यूकोजा इन्वॉल्व हो गया तो दैट वुड बी 4 डिग्री पेरिनियल। तो ये अगर कोई पूछ ले कभी तो ये इसकी क्लासिफिकेशन है। ठीक है जी, ओएसिस की या ये, और ये देखें ये पिक्चर्स में शो हुआ है। फर्स्ट डिग्री जो पेरिनियल टेरोपेर होगा उसमें सिर्फ स्किन म्यूकोजा इंजर होता है, सेकंड में मसल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, सेकंड वाले के अंदर जो मसल इन्वॉल्व होती है एपिजियोटमी की तरह का कट टेयर होता है, जैसे हम एपी में कट करते हैं ना तो पेरिनियल एरिया के सिर्फ मसल्स कट होते हैं, उस टाइप का होता है। थर्ड में फिर क्या होता है, इसके अंदर एनल स्फिंक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, और फोर्थ में रेक्टल म्यूकोजा इन्वॉल्व हो जाता है। और ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं फॉर थर्ड डिग्री या फोर्थ डिग्री टेयर। बच्चे का बर्थ वेट अगर मोर देन 4 kg है, persistent occipital posterior position, milliparity, induction of labor, epidural, prolonged second stage more than 1 hour, shoulder dystocia, midline episiotomy, forceps delivery, ये सारी चीजें जो हैं these can be the risk factor for third और fourth degree टेयर। प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं हम, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में हम वार्म कंप्रेशन कर सकते हैं पेशेंट के पेरिनियल एरिया पे, पेरिनियल प्रोटेक्शन अच्छी सपोर्ट अच्छी प्रोवाइड करें, पेरिनियल मसाज भी दे सकते हैं। एपिजियोटमी का कोई बहुत ज्यादा प्रिवेंटिव रोल नहीं है, लेकिन बात यह है कि एपिजियोटमी फिर भी देखा जाता है प्रैक्टिकली कि दैट इंक्रीज द डायमीटर ऑफ वल्वल आउटलेट एंड दैट रिड्यूसेस द इंसिडेंस ऑफ द थर्ड एंड फोर्थ डिग्री पेरिनियल टियर। रिकरेंस कितनी हो सकती है नेक्स्ट प्रेगनेंसी में, कि ये पेशेंट अगर आपके पास रोल प्लेयर बन के आ जाए, वो कहे मुझे पिछली पिछली डिलीवरी के दौरान कट आ गया था, चीरा आ गया था, रिपेयर हुआ था, तो अब मैं दोबारा से प्रेग्नेंट हूँ और मैं 36 पे हूँ तो मैं परेशान हूँ कि अब जो है ना मुझे बताएं कि किस तरीके से होगा, क्या दोबारा भी चांसेस हैं, तो 5 to 7% चांसेस होते हैं। अब ये पेशेंट अगर एसिम्टोमेटिक है तो आप इसका नॉर्मल डिलीवर करा सकते हैं, लेकिन अगर एसिम्टोमेटिक है या इसका मैनोमेट्री या एंडो एनल अल्ट्रासाउंड, ये दो चीजें हैं। सिम्टोमेटिक पेशेंट रिपेयर के बाद 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, अगर पेशेंट आपके पास आई है प्रेग्नेंट है नियर टर्म है, शी वांट टू डिस्कस अबाउट द मोड ऑफ डिलीवरी एंड शी इज सिम्टोमेटिक और शी इज हैविंग एबनॉर्मल मैनोमेट्री और एंडो एनल अल्ट्रासाउंड, नेवर एवर गो फॉर ट्रायल ऑफ नॉर्मल डिलीवरी, हमेशा से इन्फेक्शन। ठीक है, और बिल्कुल अपोजिट कर लें तो अगर पेशेंट एसिम्टोमेटिक है, उसकी मैनोमेट्री एंडोएनल अल्ट्रासाउंड नॉर्मल है, उसके बेबी का बर्थ वेट नॉर्मल है, यानी दोबारा से दूसरा बेबी नहीं है, और कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, कोई ऑब्स्टेट्रिकल इंडिकेशन और नहीं बनती, तो फिर आप उसको नॉर्मल डिलीवरी के लिए लेके जा सकते हैं। ठीक है जी, ये एक क्या कहना चाहिए कि टेबल है जिसके अंदर इंटरनल एक्सटर्नल स्फिंक्टर, कैसे आपने नॉट्स ट्राई करनी होती है, स्किन पे आपने क्या लगाना है, कौन सा आपने थ्रेड यूज करना है और किस टाइप के आपने सूचर्स यूज, ये इसमें ये शो किया। ठीक है, और ये वही सारा कुछ है जो मैंने आपको अभी अभी पूरे सेशन के दौरान पे पढ़ाया और बताया है, वही चीज। ठीक है जी, आप इसकी वीडियो आपने खुद जाके यूट्यूब पे देखनी है, पिक्चर्स में जितना हो सकता था मैंने आपको सारा शो किया, एंड दिस इज वेरी सेशन, और ये अब आपको जो है लाजमी प्रिपेयर करना है, ये आ सकता है एग्जाम और आपके पास पेपर में भी आया हुआ है, तो क्वाइट चांसेस हैं इसके कि ये ड्रिल में रिपीट हो। ठीक है जी, अब इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम अपने नेक्स्ट सेशन। नो वन, कोई क्वेश्चन नहीं है, बहुत सारा पढ़ा लिया, बहुत सारा तो नहीं पढ़ लिया। हेलो बच्चे, परेशान तो नहीं हो गए आप लोग? हिफ्सा, आमना, मरजाना। नहीं नहीं मैडम, परेशान नहीं हो गए हैं, ठीक है। असल में ये एक्स्ट्रा स्लाइड कुछ डाली है, और वो सिर्फ इसलिए डाली है कि आप लोगों को पता हो, एक बार सारा नॉलेज हो ना एक सेशन के बारे में एक ही पीपीटी में, इधर उधर से फिर ढूंढने की या घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए डाला है, परेशान नहीं होना। ठीक है, जी जी चलिए। ठीक है। ओके, नेक्स्ट सेशन इज अबाउट गेस्टेशनल डायबिटीज। गेस्टेशनल डायबिटीज का आपका सेशन आया था, इट वाज सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर डिस्कशन। अब स्ट्रक्चर डिस्कशन क्या होती है पहले तो हम ये देखें। स्ट्रक्चर डिस्कशन जो होती है ना, ये एक तरह का टेबल वाइवा होता है जिसमें एग्जामिनर और जो स्टूडेंट होते हैं ये साथ फेस टू फेस होते हैं।
ठीक है। एग्जामिनर एक टास्क लिखा होता है, टेबल पे पेस्ट किया होता है, आपने जाके पढ़ना है और उसके बाद आपने एग्जामिनर के साथ इंटरेक्शन। स्ट्रक्चर डिस्कशन को अटेम्प्ट करने के लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो ऐसा है कि देखिए, कोई भी टास्क जो आपको दिया होता है, उस टास्क को पढ़ने के बाद आपने एग्जामिनर को इन्फॉर्म करना है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज अरूज, I have read the scenario and I am ready for structured discussion. जब तक आप ये वर्ड्स नहीं बोलेंगे आपकी डिस्कशन स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, आपने बोलना है आई एम रेडी फॉर structured डिस्कशन। उसके बाद एग्जामिनर से पूछना शुरू करता है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन होते हैं। जैसे ये देखें, फॉर एग्जाम्पल ये एक स्टेशन लिखा हुआ है, टेबल पे आपने पढ़ा है 35 years old, grabbed a 4 pair 2 plus 1 with previous all SVDs at 30 weeks of gestation. She presented to OPD with report of OGTT showing deranged blood sugar level. अब ये सिनेरियो लिखा हुआ है, साथ में लिखा हुआ है दिस इज अ स्ट्रक्चर्ड डिस्कशन, रीड द अबव सिनेरियो एंड आंसर द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द। ठीक है जी। अब जब आपने कहा उसको कि मैडम आई हैव रेड द सिनेरियो एंड आई एम रेडी फॉर डिस्कशन, शी विल स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम 99% टाइम होता है वो ये होता है, हाउ वुड यू टेक द फोकस हिस्ट्री और व्हाट वुड यू लाइक टू आस्क इन हिस्ट्री ऑफ डिस्कशन। फिर आप हिस्ट्री सुनाना शुरू करते हैं। अभी जैसे कि डॉक्टर हिरा आपको भी बता रही थी, हमने अपना हिस्ट्री का जो एक टेम्पलेट डिजाइन किया हुआ है, जो मेट होम का टेम्पलेट है, इसके अंदर हिस्ट्री को हमने 3 स्टेप्स में डिवाइड। पहले आप हेडिंग्स देखें। सबसे पहले पर्सनल हिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद जो भी प्रेजेंटिंग कंप्लेन होती है वो स्टेप 1 होता है। कोई भी प्रेजेंटिंग कंप्लेन, कोई पेन के साथ आया है, कोई लीकिंग के साथ आया है, कोई ब्लीडिंग के साथ आया है, या कोई किसी रिपोर्ट को लेकर आया है, तो उसके बारे में पूछना, दिस इज इन द स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या होता है, रूल आउट द डिफरेंशियल डायग्नोसिस और कॉजेज और रिस्क फैक्टर्स, ये स्टेप 2 होता है। उसके बाद प्रेग्नेंट पेशेंट है तो ट्राइमेस्टर वाइज हिस्ट्री भी आप ले लेते हैं इसी के अंदर। और स्टेप 3 जो होता है उसके अंदर एनी इन्वेस्टिगेशन डन सो फॉर और एनी ट्रीटमेंट। स्टेप 3 के बाद क्या चीज होती है, फिर आपकी ये चीज होती है पास ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री, मेडिकल सर्जिकल फैमिली ट्रैवल और एलर्जीज। ये जो टेम्पलेट मैंने आपको शो किया है हिस्ट्री का, इस टेम्पलेट को, इन हेडिंग्स को इसी तरह से किसी पेपर पे राइट डाउन करना है आपने। और गायनी एंड ऑप्स के आपने एक पेपर पे पहले हेडिंग्स लिखनी है, उसके बाद start putting the relevant things in those headings and keep practicing। जितना आप इस टेम्पलेट की हेडिंग्स के अंदर डिफरेंट सिनेरियोज डाल के, डिफरेंट कंप्लेंट्स डाल के इसको प्रैक्टिस करेंगे, और जितना आप इसके सीक्वेंस को फॉलो करेंगे ना, उतना यू विल मास्टर इन योर हिस्ट्री टेकिंग। एंड बिलीव मी, हिस्ट्री टेकिंग के बगैर गायनी ऑप्स का पोर्शन कभी भी कवर नहीं होता। नेवर एवर, कोई एक सिंगल स्टेशन भी ऐसा नहीं होता जिसमें आपको पेशेंट से इंटरेक्ट करके या एग्जामिनर से इंटरेक्ट करके हिस्ट्री के बारे में ना पूछना। ठीक है, तो ये इसी तरह से रिफाइन होती है और इसी तरह से हिस्ट्री बच्चों को समझ आती है जब वो हेडिंग देखते हैं और फिर वो बार बार उसमें पुट करते हैं। फिर अपने रोल स्टडी पार्टनर के साथ या खुद से उसको बार बार प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस इज द की टू हैव गुड हिस्ट्री। अब यहाँ पे आपने जब एग्जामिनर ने आपको कहा कि व्हाट वुड यू लाइक टू आस्क इन हिस्ट्री, तो आपने बताना है कि मैडम I will, after salam and introduction, I will introduce myself to the patient and then I will confirm the given information. Confirm the given information का मतलब है कि इस सिनेरियो में जो कुछ दिया होगा वो मैं पेशेंट से दोबारा पूछूंगी कि उसकी उम्र 32 साल है, उसके 3 बच्चे हैं, नॉर्मल हुए थे और अब वो शुगर की रिपोर्ट के साथ। ठीक है, then I will ask about the missing biodata including her name, age, educational status, duration since marriage and her last menstrual period date. और जब अगर प्रेग्नेंट होगी एंड टू रिकैलकुलेट या रिकन्फर्म द पीरियड ऑफ gestation। अब वो आई आपके पास ओजीटीटी की रिपोर्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होना चाहिए, देन आई विल आस्क अबाउट द रिपोर्ट, व्हाट डज शी नो अबाउट इट, व्हेन इट वाज डन एंड व्हाट वाज द इंडिकेशन फॉर डूइंग दिस। ये डायग्नोस्टिक टेस्ट है तो डायरेक्ट तो कोई नहीं कराता। ठीक है, फिर हमने उससे पूछना है कि अच्छा फॉर सिंस हाउ लॉन्ग शी इज हैविंग द रेज्ड ब्लड शुगर लेवल, क्या उसकी ब्लड शुगर लेवल ज्यादा होने की हिस्ट्री पहले भी थी, यानी इज देयर एनी हिस्ट्री ऑफ रेज्ड ब्लड शुगर लेवल्स और डायबिटीज between the pregnancies, in between the pregnancies or before marriage।
Any other investigations done, treatment taken, or if any treatment taken, so whether she is compliant or not. उसके बाद हमने इस पेशेंट में जीडीएम और क्रॉनिक जो हमारी टाइप 2 टाइप 1 डायबिटीज उसको डिफरेंशिएट करना, दैट इज स्टेप 2। फिर हम पूछेंगे कि प्रीवियस हिस्ट्री डायबिटीज की या फैमिली हिस्ट्री। उसके बाद स्टेप 5, स्टेप ट्राइमेस्टर वाइज जो हिस्ट्री होती है उसमें 4-5 क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले आप पूछेंगे कि वेदर शी कंसीव स्पॉन्टेनियसली और असिस्टेड कंसेप्शन। पेशेंट है तो उससे पूछना है कि आपको खुद ब खुद हमल हो गया था या आपने कोई दवाइयां इस्तेमाल की? आपको कैसे पता चला कि आपको प्रेगनेंसी हो गई? कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्या आप डॉक्टर के पास गई थी? आपने वहां पे अल्ट्रासाउंड करवाया? आपके खून पेशाब के टेस्ट हुए हैं? आप फॉलिक एसिड की पीली गोलियां ले रही थी? आप रेगुलर जाती रही हैं डॉक्टर के पास, रेगुलर चेक कराती रही हैं? ये सारा कुछ आपने उससे पूछा, ठीक है। और अगर पेशेंट आपके पास 30 वीक पे आ रही है तो डेफिनेटली यू विल आस्क अबाउट एनोमली स्कैन के 20 हफ्तों पे या 5 महीने पे जो बच्चे की बनावट के नुस्खा अल्ट्रासाउंड होता है आपने वो कराया है? कभी आपको कोई बुखार या खून पड़ता हो, पानी आता हो, इस तरह की कोई शिकायत तो नहीं हुई, कोई दर्द वगैरह तो नहीं लगी? और उसके बाद एनी ट्रीटमेंट टेकन सो उसके बाद पास ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री। पास ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री में पहले कितने बच्चे हैं, नॉर्मल हुए हैं या बड़े ऑपरेशन से हुए हैं, पूरे वक्त पे हुए थे, कोई बच्चा वक्त से पहले तो नहीं हुआ, कोई मर्ज आया तो नहीं हुआ, कोई पैदा होकर फौत तो नहीं हुआ, बच्चे घर में हुए थे या अस्पताल में हुए थे। और दूसरा ये कि हर बच्चे का वजन ठीक था, बच्चे पैदा होकर रोए थे, किसी को कोई मसला तो नहीं था। फिर जब आप पास मेडिकल हिस्ट्री पे आते हैं तो आप कहते हैं कि आपके घर में आपको या आपके खानदान में किसी को ब्लड प्रेशर, शुगर, दमा, टीबी या कोई और बीमारी तो नहीं है। इस लाइन से आपके पास मेडिकल और फैमिली हिस्ट्री दोनों का। उसके बाद कभी कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ, किसी दवाई से एलर्जी तो नहीं हुई, यहाँ पे आके हिस्ट्री खत्म। जब आप हिस्ट्री खत्म कर लेते हैं तो आप फिर एग्जामिनर को कहते हैं मैडम और सर आई एम डन विद माई हिस्ट्री। फिर वो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं व्हाट रेलिवेंट एग्जामिनेशन यू विल परफॉर्म इन दिस पेशेंट। रेलिवेंट एग्जामिनेशन का मतलब ये है कि एक प्रेग्नेंट पेशेंट जो आपके पास डायबिटीज के साथ आई है, इस पेशेंट के अंदर आपको चेस्ट ऑस्कल्टेट करने की, सीएनएस, सीवीएस, ब्रेस्ट एग्जामिन करने की जरूरत नहीं है। रेलिवेंट एग्जामिनेशन में जनरल फिजिकल आएगा, एब्डोमिनल एंड ऑब्स एग्जामिनेशन, ठीक है। अब जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या है, आई विल चेक द वाइटल इंक्लूडिंग ब्लड प्रेशर, पल्स, टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी रेट। एक चीज और आपको बताती चलूं, कभी भी एग्जाम में आपने शॉर्ट फॉर्म्स यूज नहीं करना, लाइक बीपी, बीएमआई, सीबीसी, एचबीएस, ये वर्ड यूज नहीं करते, हमेशा कंप्लीट फॉर्म्स, ठीक है। देन आई विल टेक हर हाइट एंड वेट टू कैलकुलेट बॉडी मास इंडेक्स, एंड आई विल चेक पेलर साइनोसिस, जॉन्डर एंड एनलार्ज थायराइड और एनी पैल्पिबल। उसके बाद जब आप एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पे आते हैं, बताते हैं एग्जामिनर को, तो आपने बिल्कुल वैसे बताना होता है जैसे हम फाइनल ईयर एमबीबीएस में बताते हैं। आई विल डू इंस्पेक्शन फ्रॉम द फुट एंड ऑफ द पेशेंट फॉर द शेप ऑफ एब्डोमेन, shape of the umbilicus, any scar marks, pigmentation, saya, or any other abnormality. Then I will do palpation, superficial palpation for 10 minutes and deep palpation for sphygmomegalium. अब अगर यूट्रस 20 वीक से ज्यादा है, जैसे कि इस पेशेंट की 30 वीक थी, तो यू विल नॉट से डीप पैल्पेशन फॉर sphygmomegalium, आप बल्कि यहाँ पे ये करेंगे, आप सुपरफिशियल पैल्पेशन फॉर 10 minutes and then I will do obstetrical examination in which I will check infusopendal height, lie of the fetus, presentation, estimated liker and estimate, ठीक है। इस तरीके से आपने एग्जामिनेशन का बता देना। एग्जामिनेशन बताने के बाद मैडम आई एम डन विद एग्जामिनेशन, आपने हर क्वेश्चन के बाद उसको बताना है कि मैंने ये कर लिया है, स्ट्रक्चरल डिस्कशन ये है। Then she will ask, okay, how will you investigate her? फिर आप बताएं, I will do baseline investigations including complete blood count, in which I want hemoglobin, platelet count, and total leukocyte count, blood sugar random, blood group and RH factor, hepatitis B surface antigen, anti-HCV antibody, and urine complete examination. I also want recent ultrasound, statistical ultrasound of this patient, and in specific investigations, I need HbA1c. ठीक है जी। जब ये हो गया तो फिर वो आपसे पूछेगा हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज द पेशेंट। अब आपने ये रूल बना लें कि जब भी आपने पेशेंट को एडमिट करना है या किसी भी गायनी ऑप्स की चीज के बारे में बताना है, सबसे पहले काउंसल, आई विल काउंसल द पेशेंट, आई विल एडमिट द पेशेंट, involve multidisciplinary team including diabetologist, obstetrician, anesthetic, and pediatrician, do all baseline investigation, give dietary advice to the patient, I will give diet chart। अब ये देखिए, ये पेशेंट वो है जिसका पहली दफा शुगर लेवल ज्यादा है, तो आपने जो है वो स्टेप वाइज चलना है शुगर मैनेजमेंट।
कोई कॉम्प्लिकेशन भी नहीं है, उसको मैक्रोसोमिया पॉलीहाइड्रोमियोम नहीं है। तो आपने शुरू से क्या करना है, डाइट चार्ट देना है, डाइट एडवाइस, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स, रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड शुगर लेवल्स एंड मॉनिटर द फीटल मूवमेंट। ठीक है जी। अब if the blood sugar levels are controlled, I will discharge her. I will advise the patient to have frequent antenatal visits, जो कि 2 weekly होंगे, for blood sugar monitoring and obstetrical ultrasound उसका करके complications of diabetes को रोक। Take pregnancy as close to term as possible. Discuss mode of delivery and time of delivery near term. Advise regarding delivery in tertiary care unit with NICU available, neonatal ICU available. Advise regarding breastfeeding and safe। ठीक है जी। और उसके बाद ये अब जो आगे स्लाइड्स हैं, ये कुछ स्लाइड्स हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं कि इंसुलिन रेजिम्स कौन कौन सी फॉलो हो रही है। बड़ा ही ये इनका जो है ना वो फेवरेट क्वेश्चन है इंसुलिन रेजिम, इसलिए मैंने इसमें डाला। बेसल बोलस या बाइफेजिक रेजिम होती है। बेसल बोलस में लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन 8 डोज आप नाइट में देते हैं एंड शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन के बोलस। और बाइफेजिक कौन सी होती है, जिसमें टोटल इंसुलिन की डोज निकालते हैं, उसमें से 2/3 डोज मॉर्निंग में देते हैं और 1/3 इवनिंग में। जैसे अगर टोटल 90 यूनिट्स बनते हैं तो 60 आप मॉर्निंग में देंगे और 30 इवनिंग में। फिर उस डोज का भी 2/3 एमपीएच और 1/3 रेगुलर और इवनिंग में दोनों का हाफ। ठीक है जी। व्हाट शुड बी द मोड ऑफ डिलीवरी एंड टाइम ऑफ डिलीवरी। तो मोड ऑफ डिलीवरी एंड टाइम ऑफ डिलीवरी ये है कि अगर बेबी का वेट 4.5 kg से कम है एंड इफ नो अदर कॉन्ट्राइंडिकेशन तो हम एसबीडी कराएंगे, अदरवाइज सी सेक्शन। और टाइम ऑफ डिलीवरी में क्या है कि अगर पेशेंट जीडीएम इंसुलिन पे है 38 to 38 plus 6 पर डिलीवर कराते हैं। If the patient is having type 2 diabetes on insulin, अगर पेशेंट इज ऑफ टाइप 2 डायबिटीज और इंसुलिन ले रही है तो 37 to 38 प्लस 6 पर डिलीवर कराते हैं। एंड इफ कंट्रोल ऑन इंसुलिन तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स पे कंट्रोल्ड है और जीडीएम वाली पेशेंट है तो फिर हम उसको अप टिल 40 वीक्स वेट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो स्लाइड्स है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इंसुलिन रेजिम वाली भी, मोड ऑफ डिलीवरी टाइम एंड टाइम ऑफ डिलीवरी वाली भी, क्योंकि इन चीजों की वजह से आपसे पूछा जा सकता है ना पेशेंट को आप कब डिलीवर कराएंगे, कैसे डिलीवर कराएंगे। तो ये वाली जो आपकी स्लाइड्स हैं इंपॉर्टेंट है, इनको आपने देखना है, इनको पढ़ना है एंड इनके अकॉर्डिंग ही अपने क्वेश्चन फॉर्म। ठीक है जी। सो एनी अदर क्वेश्चन, यहाँ तक मेरा सेशन था आज आपके साथ। इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दीस थ्री सेशंस यू मे आस्क। बाद में भी अगर कुछ पूछना हो तो आप ग्रुप में टैग करके मुझसे इनके बारे में पूछ सकते हैं। जी मैम ये जो आपने प्रेजेंटेशन दी है ये हमें मिल जाएगी? प्रेजेंटेशन ये आई थिंक ग्रुप में शेयर होगी शायद, या वेबसाइट पे अपलोड होती है ग्रुप में, ये डॉक्टर हीरा आपको बता देंगे। ग्रुप में शेयर हो जाएगा तो हेल्प हो जाएगी हाँ काफी ज्यादा मैम। आई थिंक आपको ये टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, हिस्ट्री वगैरह के टेम्पलेट्स, और आप उनको देख, आई थिंक इस तरह का है सिस्टम। ठीक है। तो अब आज जो पढ़ा दिया ना हिस्ट्री एग्जामिनेशन, जैसे मैंने आपको बोलना बताया है, जैसे मैंने आपको सीक्वेंस बताया है, आपने हमेशा हिस्ट्री ऐसे लेनी, चाहे कोई ऑप्स का केस है चाहे कोई गायनी का केस है। बस इन हेडिंग में आप चीजें पुट करते जाएं, चीजें चेंज करते जाएं, तो आपकी हिस्ट्री और एग्जामिनेशन ही आपकी फिंगर टिप्स पे होंगी। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, बस सिर्फ सीक्वेंस फॉलो करना है इस टेम्पलेट का और प्रैक्टिस करनी है उसकी। ठीक है। तो इन द एंड इंशाल्लाह यू विल बी परफेक्ट इन इंशाल्लाह। ठीक है तो जी। मैम आपकी कितनी फ्रीक्वेंटली ये सेशन होंगे? और क्योंकि ये तो फर्स्ट टाइम है, मुझे तो इस प्लान का कुछ भी नहीं अंदाजा। नहीं नहीं, अच्छा, ये पूरा स्केड्यूल शेयर हो जाएगा। चलो ठीक है। ठीक है, स्केड्यूल आपको पूरा शेयर। ओके जी। डॉक्टर आमना, डॉक्टर आमना, प्लीज वेट। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट, आई थिंक डॉक्टर हीरा की क्लास है, ये शायद डॉक्टर आमना जी है। अभी आपको
अच्छा सर। So thank you, Dr. Aruj, for this wonderful session, and thank you, Dr. Amna, for guiding so well. And audience, let me know if any query left. मुझे तो वैसे उम्मीद है आपकी सारी queries आंसर कर दी हैं mentors ने साथ साथ, but still you think if anything left, let me know. अच्छा, अगर अब स्टडी मटेरियल का आप लोग पूछ रहे थे, जितनी भी स्लाइड्स हैं लेक्चर्स की या जितने भी कमिंग अप सेशंस होंगे इन योर कोर्स, वो सारी स्लाइड्स अवेलेबल होंगी ऑन आवर वेबसाइट। तो आपको वो सेशन के दौरान स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ सेशन पे फोकस करना है, ठीक है? और कोई क्वेरी एग्जाम? नो क्वेरी, चलिए दैट्स गुड। हाउ यू कैन ज्वाइन द कोर्स, ये सारी डिटेल्स वेबसाइट पे आ जाएंगी, हमारे पोर्टल पे आ जाएंगी, फेसबुक के सारे चैनल्स, पेज, व्हाट्सएप, हर जगह हम अनाउंस कर देंगे। और इसके अलावा आपको वैसे ही पता है, दिस इज आवर नंबर, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? और मुझे ये बताना डॉक्टर हीरा कि वो मैं टॉपिक्स बता देंगे कि कौन कौन से कवर करवाएंगे, जिस तरह वो सारा कॉन्टेक्स्ट क्या क्या कवर करवाएंगे, वो मैं पहले से आप बता देंगे। हमें शुरू में आपको बता दिया गया ना कि आपके 4 स्टेशन सर्जरी के हैं, तो सर्जरी में ये वो सारी आपको मिल जाएगी, गायनी आपको कोर्स आउटलाइन मिल जाएगी, नो वरीज। अच्छा, इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं ना, इस कोर्स आउटलाइन के अलावा भी कुछ और स्टेशन ऐड हो विच यू थिंक आपको डिस्टर्ब करते हैं, हम वो भी कवर करा दें। क्योंकि लास्ट टाइम जो मेरी फ्रेंड्स ने दिया था ना, तो फिर वो ये कह रही थी कि सारी ना उन्होंने सर्जरी तो कोई थी नहीं, एक नॉटिंग का स्टेशन था, एक स्टेशन में फार्मा वाला था जिसमें उन्होंने सिर्फ मेडिसिन की डोजेज सारी पूछी हुई थी, और बाकी जैसे नोजिया वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी, इसकी गाइडलाइंस के बारे में क्वेश्चनिंग हो रही थी सारी, और इंट्राहेपेटिक कोलिस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी था, और ड्रिल वगैरह कोई भी नहीं थी, मतलब सारी इन्होंने बस ये गाइडलाइंस के वो क्वेश्चन आंसर हो रहे थे सारे ना। अब मुझे वो अपने जो ये सारे स्टेशन हैं, आप मुझे सेंड कर दें, हम आपको सारी कीज प्रोवाइड कर देंगे। इसके अलावा जो हमने करवाना है कोर्स में, हम वो चीजें भी ऐड कर लेंगे जो आप चाहेंगे। है तो गायनी का सिलेबस ही ना, तो वो विल हैपन। अब इंट्राहेपेटिक कोलिस्टेसिस आपका गायनी का ओब्स का सिलेबस है, मेडिकल डिसऑर्डर है, तो जी ये लॉजिकल है, ये आ सकता है। हम ये जॉन्डस के डिफरेंशियल में कराते होते हैं, मतलब इसके साथ हम बाकी चीजें भी देखते हैं, जैसे एएफएलपी में जॉन्डस होता है, हेल्प में होता है, और ओब्स कोली में भी होता है, तो हम डिफरेंशियल्स कराते हैं कि हाउ यू विल एक्सप्लेन, तो उसमें आराम से आयत से भी कवर हो जाए। सही है। और जैसे यूरोडायनामिक के स्टेशन था, एक स्टेशन लाजमी यूरोडायनामिक्स में से आता है, और तो यूरोगाइनी तो पूरा मॉड्यूल है, इसमें से तो एक स्टेशन आना ही आना। हम यूरोडायनामिक्स कराते हैं, इंटरप्रिटेशन कराते हैं, ग्राफ रीडिंग कराते हैं, सर्जरीज भी कराते हैं। भाई और वरीड फिर डेट भी मैंने करीब आने वाली है, पता नहीं, देखे 2-3 वीक्स के अंदर इधर आई जाएगी। अगर आप मुझे कल कहें ना, तो ये सारा मटेरियल मैं आपको दे सकती हूँ, हमारे लिए तो रेडी टू एक्चुअली है गिव। अब एक्चुअली आप कर भी सको ना, तो हम इस तरीके से डिजाइन करेंगे कि आप कर भी सको। सही है, ठीक है मैडम। वो देखो, मुझे तो मेरी क्लास हो रही है, बंद हो गया। इट्स ओके, चले, अब बच्चों का टाइम हो गया, बच्चों को टाइम दें। चलो ठीक है मैडम, ओके मैडम, अल्लाह हाफिज।